ओके सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीए इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का रेगुलर बैच। एक बार जल्दी से पहले बताओ कि क्या मेरा ऑडियो वीडियो तुम्हारे कान से घुस के तुम्हारे दिमाग तक जा रहा है कि नहीं। एक बार जल्दी से बताओ। गुड आफ्टरनून सर चिरायु की तरफ से। गुड आफ्टरनून चिरायु। अच्छा मॉर्निंग बोला, गुड आफ्टरनून चिरायु। ओके, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आ रहा है पहले वो बताओ मेरे को। ओके युक्ति, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? पहले एक भी यही चर्चा भी कर लो। अब तक 4 सेशंस हो चुके हैं सुबह से हमारे। 5वीं क्लास आप इनकम टैक्स ही कर रहे हो। क्या एनर्जी है? जा रहा है सर, परफेक्ट चला है। थैंक यू सो मच। मेरा मतलब ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार जल्दी से अपने हाल-चाल बताओ, क्या एनर्जी है आपके अंदर आज के दिन का इनकम टैक्स का सेशन सुनने की? यस सर, एनर्जी है अपने को, बिल्कुल बढ़िया वाली एनर्जी है। पहले एक बार रिविज़िट करते हैं हमने कल के दिन में क्या पढ़ा था। कल के दिन में राइट अवे स्टार्टिंग से हमने सिर्फ ये जाना था कि इनकम टैक्सेस होता क्या है, पेपर 3 में कितने मार्क्स का इनकम टैक्स आता है और उसमें से गुड आफ्टरनून जिया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पेपर 3 में इनकम टैक्स में यशपाल गुड आफ्टरनून। ओह वाओ! धीरे-धीरे करके स्टूडेंट्स हमारे आते जा रहे हैं। सबको अ वेरी हार्टिएस्ट गुड आफ्टरनून। आई रियली वांट कि आपकी जो दोपहर की एनर्जी है ना, जो थोड़ा नींद में जाती है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपकी इनकम टैक्स में चैनलाइज़ होनी चाहिए। बिकॉज़ सब्जेक्ट सबसे प्यारा है। सब्जेक्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट, इसलिए एनर्जी आपकी पूरी की पूरी क्लास में होनी चाहिए। वासु, यस सर, हेलो वासु। हमने क्या पढ़ा था कल के दिन में? पहले एक बार रिविज़िट कर रहे हैं। हमने कल में शुरुआत की थी पेपर 3 इनकम टैक्स के बारे में चर्चा करने के लिए। हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स 50 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है। उस 50 मार्क्स के लिए हमने करिकुलम की चर्चा की थी कि अपने को क्या-क्या पढ़ना है। उस करिकुलम के बारे में हमने बेसिक से अमित सर के एग्ज़ाम्पल लेके समझा था। अमित सर वो कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपने इनकम क्यों रिवील की? उसके बाद हम कहाँ पे आए थे सर? हमने इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स लॉ में डिफरेंस समझा था। हमने समझा था कभी भी अगर आप लॉ पढ़ रहे होते हो, तो लॉ में आप एक्ट भी पढ़ते हो, आप रूल्स भी पढ़ते हो, आप नोटिफिकेशंस, आप सर्कुलर्स, उसके अलावा सर जजमेंट्स पढ़ते हो। ये सब जब मिल जाता है तो इनकम टैक्स कोई एक्ट नहीं, वो लॉ बन जाता है। उसके बाद सर हमने साइटेशन पढ़ा था सर, उस वर्ड को साइटेशन बोला जाता है। यानी सर कभी भी अगर सेक्शन होता है, सेक्शन के बगल में जो नंबर लिखा होता है वो सेक्शन नंबर होता है। उस सेक्शन नंबर के बगल में जो नंबर होता है सर, वो सब सेक्शन होता है और सर उसके बगल में जो वर्ड लिखा होता है वो क्लॉज़ होता है और उसके बगल में जो वर्ड लिखा होता है वो सब क्लॉज़ होता है। लेकिन ये सेक्शन 2 में एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनिशंस की बात करता है, जहाँ पे ना सेक्शन 2 के बगल पे जो नंबर लिखा होगा वो हमेशा क्लॉज़ होगा और इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली सेक्शन 10 हमारा ऐसा काम करता है, जहाँ पे सेक्शन के बगल में जो नंबर लिखा होगा वो क्लॉज़ होगा। सिर्फ सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा होता है। इसके अलावा हमने सिर्फ एक छोटी-सी और चर्चा की थी फाइनेंस एक्ट के बारे में कि सर फाइनेंस एक्ट हमारे एग्ज़ाम के लिए 2 फाइनेंस एक्ट आए। निर्मला सीतारमण जी 2 बार फाइनेंस एक्ट लेके आई थी। सर पहला सर 1 फरवरी 2024 को, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे सर, लेकिन सेकंड फाइनेंस एक्ट लेके आई थी 23 जुलाई 2024 को, जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस उन्होंने इनकम टैक्स में प्रपोज़ किए। क्या इतना आपको याद है आपने जो पढ़ा था? मुझे एक बात बताओ, क्या इतना याद आ रहा है परसों के दिन में जो हमने पढ़ा था? क्योंकि अब तक हमने ना इनकम टैक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने बेसिक पढ़ा है। क्या याद आ रहा है क्या? यस सर, परफेक्ट याद आ रहा है, परफेक्ट याद आ रहा है। आपके अंदर का ना ऑप्टिमिज्म मेरे को चाहिए, ठीक है? क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, शायद अभी आपका ब्रेक भी आधे घंटे का रहा होगा, तो आप लोग प्रॉपर खाना खा के बैठे होंगे। यस सर, परफेक्ट, सारे यस, यस, परफेक्ट ऐसे कमेंट सेक्शन आपको पूरा एक्टिव रखना है दिन भर। बहुत मज़ा आने वाला है अपने को आज के सेशन में। ठीक है सर, परफेक्ट, 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 सबका यस आ गया। सर मेरे पास एक सवाल आया था, पहले उस सवाल को एड्रेस करता हूँ जो आपके बाकियों के भी मन में आ रहा होगा, छोटा-सा सवाल था, सबके मन में आ रहा होगा, सर नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है, नोटबुक का क्या करना है अपने को समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट ध्यान से सुनना। सर मैंने एक बुक बना रखी है, ये बुक मैंने आपको परसों भी दिखाई थी और आज वापस दिखा रहा हूँ। ये बुक इंटरमीडिएट के इनकम टैक्स को पूरी तरह से समराइज़ करती है। अगर एग्ज़ाम के 1.5 दिन में अगर आपको पूरा टैक्सेशन तैयार करना है, जिसमें इनकम टैक्स भी आता है और जीएसटी भी आता है, तो आपको ना बहुत समराइज़्ड मटेरियल तैयार होना चाहिए। और ये समराइज़ मटेरियल जितना ज़्यादा बार देखा होगा ना, उतना अच्छा एग्ज़ाम में आप रिटेंशन ला पाओगे, उतना अच्छा आपके दिमाग में इनकम टैक्स बैठेगा। तो आपको ना इस 160 पेजेज़ के बियॉन्ड कुछ भी नहीं देखना है। ना मॉड्यूल का पूरा सिनॉप्सिस इस बुक में डला हुआ है, इसमें सब कुछ कवर्ड है मॉड्यूल का, इसके अलावा आपको कुछ भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सर नोटबुक से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, अपने को समझ में नहीं आ रहा। देखो ये बुक एक जिस्ट है। जिस्ट बोले तो समरी है पूरे मॉड्यूल की।
तो हो सकता है 99% केसेज़ में, यूँ बोलूँ 95% केसेज़ में ना, जब आप आगे चल के इसको खुद से रीड करोगे ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि बुक कहना क्या चाह रही है। लेकिन कहीं-कहीं ऐसे एक सिचुएशंस आएँगे, जहाँ पे आपको लगेगा सर एग्ज़ाम्पल मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। जहाँ एग्ज़ाम्पल आ जाता, सर कोई केस सिनेरियो आ जाता, सर कोई सिचुएशन आप बता देते तो बिल्कुल मज़ा आ जाता। सर उसको मेंटेन करने के लिए मैं चाह रहा हूँ आपको कि एक नोटबुक बनाओ आप। उस नोटबुक में आपको लिखना कुछ भी नहीं, क्योंकि लिखने के लिए आपने जब पढ़ना इसी से, ये तो लिखा हुआ इसमें है ना, दोबारा लिखने में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन अगर पढ़ते टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझने के लिए अपने को नोटबुक को रेफ़र करना है, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो सिर्फ़ इस बुक को ही रेफ़र करो, आप किसी और चीज़ को रेफ़र नहीं करो। क्या ये बात समझ में आती है? तो जब नोटबुक आप बना रहे हो ना, नोटबुक में आपको क्या मेंशन करना है? एग्ज़ाम्पल्स। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको समझने के लिए जो एग्ज़ाम्पल्स रेलेवेंट है ना, सिर्फ़ अपने को वो नोटबुक में मेंटेन करने हैं। सर कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल नोटबुक में जाएँगे, मैं आराम से आपको पता चलूँगा कि इसको नोट करो, आपको उसको नोट करते चलना है। उसके अलावा सर क्वेश्चन आंसर जो हम क्लास में बोलूँगा लिख के सॉल्व करने के लिए, वो आपको उस नोटबुक में सॉल्व करने हैं, अदरवाइज़ उस नोटबुक का कोई पर्पज़ नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बुक से रेफ़र करना है, अभी भी और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी, अपने फर्स्ट राउंड ऑफ रिविज़न में भी, अपने सेकंड राउंड ऑफ रिविज़न में भी, और जब हम रिवाइज़ भी करेंगे ना इसको पूरा, तो हम इसी बुक से रिवाइज़ करने वाले हैं। क्या नोटबुक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया? क्या नोटबुक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया? कोई अगर सोचे कितनी नोटबुक बनानी है, 200 से लेके 250 से लेके 300 पेजेज़, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना बड़ा-बड़ा लिखते हो, उस हिसाब से आप अपनी नोटबुक बना सकते हो। उसके अलावा आपको नोटबुक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने वो टाइम देखा हुआ है, आई हैव सीन दैट टाइम, जहाँ पे स्टूडेंट ना इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि सर नोटबुक से पढ़े कि बुक से पढ़े, नोटबुक कंप्लीट नहीं है, बुक समझ नहीं आ रही, ऐसा लगता है। तो फॉर दैट मैटर पूरी फास्ट की टीम ने यही टेक्नोलॉजी डिवाइस की हुई है कि नोट्स आपके इतने कॉम्प्रिहेंसिव रखने हैं, साथ में क्रिस्प भी रखने हैं कि आप नोट्स रेफर करोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। प्लस कहीं कोई डाउट आता है तो आप रिवीजन वीडियो सुन सकते हो, नहीं तो आपकी कंसेप्ट कॉपी में या फिर कोई नोटबुक में आपने एग्जांपल नोट कर रखा है तो आप उस एग्जांपल से भी रेफर करके सब कुछ समझ सकते हो। यस सर, सारे के सारे यस आ गए अपने पास, मतलब सबको समझ में आ गया। परफेक्ट सर, आज का दिन सेशन करते हैं। सर अगर सेशन में आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना, जब बोलूँगा तब आपको लिखते चलना है। सबसे पहला सर, हमने इनकम टैक्स के बारे में आज बेसिक्स की चर्चा करेंगे। पूरे इनकम टैक्स में ना कहीं जगह पे, बहुत जगह पे ना कुछ टर्म्स रिपीटेडली यूज़ होती हैं, उन रिपीटेड टर्म्स की चर्चा आज करनी पड़ेगी, ताकि आगे चल के ना कभी भी वो टर्म आपके कानों में आए, तो आपको पहले से क्लिक करना चाहिए कि सर ने डे फर्स्ट में ही आपको ये टर्म्स बता रखी हैं। ओके सर, ये बात क्लियर हो जाती है अपने को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला सर, अगर भारत सरकार अगर आपसे इनकम टैक्स लेना चाहती है, तो क्या ऐसे ही ले लेगी? आज के डेट में भारत सरकार चाहे कि नहीं आपसे पानी पीने पे टैक्स माँगना चाहे, क्या माँग सकती है क्या? राइट आंसर है सर, ऐसे ही थोड़ी टैक्स माँग लेगी। ऐसे ही थोड़ी टैक्स माँग लेगी कि भारत सरकार आपसे चाहे कि नहीं आपसे आज आज से जब भी आप पिज़्ज़ा खाओगे, उस पिज़्ज़ा पे टैक्स लेना चाहे, क्या ऐसे ही ले सकती है टैक्स? राइट आंसर इस ऐसे ही टैक्स नहीं ले सकती। भारत सरकार को इनकम पे टैक्स करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इनकम पे टैक्स करना चाहती है, तो भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी पावर्स देता है। भारत भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 246 ऐसा कहता है कि अगर भारत सरकार चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है। टैक्सेस ऑन इनकम। सर लेकिन ये जो राइट है ना टैक्सेस इन ऑन इनकम लगाने का, ये राइट सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ये स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया। सर अगर आपको थोड़ा-सा याद हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अगर आपने कभी स्कूल में पढ़ा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह पे पावर्स होती हैं। एक पावर्स सर कानून बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। थोड़ी-सी पावर्स सर कानून बनाने की सर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। सर कुछ पावर्स सर दोनों के पास रहती हैं। सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स बोली जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स बोली जाती हैं, और जो दोनों के पावर्स होती हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। सो कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकती हैं। सर इनकम के ऊपर टैक्स करने का जो पावर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी अगर कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ही इनकम पे टैक्स लगा सकती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? राइट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती। सर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को एक राइट दिया गया है, सर राइट टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम।
सर अगर कभी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इनकम हो सकती है ना किसी को, सर खेती-बाड़ी, किसानी करके अगर कोई इनकम हो रही है ना, सर उस इनकम पे अगर टैक्स लगाना चाहे, तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स पे वो टैक्स लगा सकती है, सेंटर एक बार में टैक्स नहीं लगा सकता उसपे। सर अगर सेंटर लगाना चाहे तो क्या करेगा? अगर सेंटर लगाना चाहे तो क्या करेगा? सर फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा और ये पावर अपने पास लेनी पड़ेगी, तभी वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है, अदरवाइज़ एग्रीकल्चर इनकम पे वो टैक्स नहीं लगा सकता। क्या ये बात समझ में आती है आपको? सर ये बात अपने को समझ में आ गई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सर क्या एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स है क्या अभी सर क्या कोई एग्रीकल्चर पे अभी टैक्स है? राइट आंसर इज़ वी डू नॉट हैव टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, नो टैक्स। तो जिस दिन एग्रीकल्चर पे टैक्स आ जाएगा सर आधी सरकारें गिरने लग जाएँगी। उस राज्य की सरकारें गिरने लग जाएँगी। गवर्नमेंट विल कोलैप्स क्योंकि एग्रीकल्चर पे टैक्स इज़ लाइक आप किसानों पे टैक्स लगा रहे हो। तो एग्रीकल्चर पे फिलहाल वी डू नॉट हैव एनी टैक्स। इनडायरेक्टली अभी भी एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता है। अगर कोई अपनी टैक्स की इनकम चुराना चाह रहा है इनकम चुरा रहा है, तो एग्रीकल्चर इनकम में फिर भी टैक्स लगता है। लेकिन सर एक्चुअल में टैक्स नहीं है। इनडायरेक्टली सरकार टैक्स ले लेती है। हम पढ़ेंगे उसको बाद में। लेकिन अभी एक्चुअल में ऑन पेपर कोई भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाती है। बात समझ में आ गई? सर ये बात अपने को बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सर ये पावर हो गई, सर टैक्स लगेगा कैसे? सर इनकम टैक्स में कुछ रेगुलरली टर्म्स यूज़ होती हैं। सर कौन-कौन सी टर्म्स यूज़ होती है? सबसे पहले सर इनकम टैक्स में ना पर्सन की डेफिनिशन अलग है। आपके लिए सर पर्सन कौन होता है? सर मेरे लिए पर्सन यशपाल है, मेरे लिए पर्सन जिया है, मेरे लिए पर्सन चिरायु है, मेरे लिए पर्सन युक्ति है, मेरे लिए पर्सन सर वासु है, ये सब मेरे लिए पर्सन है। मेरे लिए ये सब पर्सन है। सर इनकम टैक्स ऐसे पर्सन को नहीं डिफाइन करता। सर पर्सन कैसे बोलता है इनकम टैक्स में? सर पर्सन एक होता है इनकम टैक्स में होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को पर्सन बोलता है इनकम टैक्स। इंडिविजुअल बोले तो सर अ मैन, अ वुमन, सर कोई भी ट्रांसजेंडर हो, सर कोई भी टाइप का कैटेगरी का पर्सन जो ज़िंदा है, वो इंडिविजुअल है। सेकंड थिंग सर किस पे और कौन पर्सन होता है सर इनकम टैक्स की नज़र में? सर एक एचयूएफ भी एक पर्सन होता है। सर एचयूएफ आपको पता है क्या-क्या होता है? एक बार जल्दी से बताओ क्या एचयूएफ के बारे में आपको आइडिया है क्या-क्या होता है? क्या फाउंडेशन लेवल पे किसी ने एचयूएफ वर्ड सुना है? क्या अगर आप डायरेक्ट एंट्री से हो तो आपने कॉलेज वगैरह में क्या एचयूएफ सुना है? क्या एचयूएफ पता है आपको क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। परफेक्ट, परफेक्ट सबने फुल फॉर्म लिख दिया। मैंने पूछा था एचयूएफ क्या होता है? सर एचयूएफ इज़ नथिंग बट अगर आपके पापा अगर घर के हैं, घर में है पापा, पापा के साथ मम्मी को जोड़ दो, मम्मी के साथ जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सबको जोड़ दो। सर इन सबको मिला के एक पर्सन माना जाता है। इसको बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर पापा अलग हैं, मम्मी अलग है, वो अलग इंडिविजुअल्स हो गए। लेकिन सर अगर इन सबको मर्ज कर लो तो एक अलग पर्सन बन जाता है, उसको बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर दिस इज़ आल्सो अ कांसेप्ट। सर अगर कोई फैमिली इनकम अलग से अर्न कर रही है ना, उस पे अलग से इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। अगर इंडिविजुअल अलग से अर्न कर रहा है ना, तो उसको अलग से टैक्स लगाया जा सकता है। यानी सर पर्सन में एक इंडिविजुअल अलग पर्सन हो जाता है और एक एचयूएफ अलग पर्सन हो जाता है। दोनों को अलग-अलग माना जाता है। सर एक पापा अगर अकेले कुछ कमा रहे हैं ना, तो उनके लिए अलग से टैक्स लगाया जाएगा उनके हाथ में। लेकिन अगर सर पापा, मम्मी और सारे बच्चे मिलके अगर कोई अर्न कर रहे हैं, कोई फैमिली बिज़नेस अर्न कर रहे हैं, फैमिली बिज़नेस के नाम पे या एचयूएफ के फॉर्म में रजिस्टर्ड है वो, उसके ऊपर अलग से टैक्स लगाया जाएगा यानी एक और कैटेगरी ऑफ पर्सन आ गया हमारे लिए एचयूएफ। ठीक हो गई ये बात? सर एक होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कुछ होता है। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? सर फॉर एग्जांपल ट्रेड एसोसिएशन। अगर जो लोग इंदौर में होंगे सर उनको आइडिया होगा सर यशवंत क्लब करके एक क्लब है सर ये भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। सर या फिर सर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, सर ये भी अपना एक एसोसिएशन होता है। सर अगर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन कोई अगर कमाई कर रहा है या यशवंत क्लब कोई कमाई कर रहा है, सर क्या इनकी कमाई पे टैक्स नहीं लगना चाहिए? राइट आंसर है सर इनको अलग पर्सन कैटेगराइज़ करके इस पे टैक्स लगाया जाता है। सर कुछ लोग मिलके एक संस्था बनाते हैं ना, सर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, सर उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला जाता है। सर दिस इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज़ अ पर्सन। सर क्या याद रखना ये सब? सर मैं कह रहा हूँ याद भी नहीं रखना, आपको बस पता होना चाहिए सर याद नहीं रखना क्योंकि इतनी बेसिक चीज़ें हैं ना ये बेसिक ऐज़ इन सर आगे चल के इसका ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाली है आपको मीनिंग की। लेकिन कांसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के डाउट आते हैं।
ये कभी आपको यूज़ नहीं आना रियल लाइफ़ में कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? ना पेपर में पूछेगा, लेकिन अगर कभी सामने आता है पता तो होना चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। सर फॉर एग्जांपल सर नवरात्रि के टाइम पे जगराता करवाना है तो हमने कॉलोनी का एक एसोसिएशन बना लिया। सर जगराता कराने के लिए जो अपने को चंदा मिला वो कमाई हो गई, उस पे टैक्स भरना पड़ जाता है। सर उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन के फॉर्म में टैक्स भरना पड़ जाता है। सर एक और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एक और भाई होता है सर, उसको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है? सर सेम कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन में डिफरेंस क्या होता है? सर एसोसिएशन में ना कंपनी पार्टनर हो सकती है, सर कोई फर्म पार्टनर हो सकती है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस, सर ह्यूमंस ही पार्टनर हो सकते हैं, ह्यूमंस ओनली कम टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड मर्चेंट एसोसिएशन है, कोई ट्रेड एसोसिएशन है। सर इसमें एक कंपनी पार्टनर मेंबर बन सकती है, सिंपल रीजन की कंपनी अगर बिज़नेस कर रही है, तो उस मर्चेंट का उस एसोसिएशन का मेंबर एक कंपनी बन सकती है। लेकिन सर अगर कोई बॉडी का अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्लब है, सर क्लब में तो कंपनी नहीं बन सकती ना, तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स मिलके कोई संस्था बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स मिलके कोई संस्था बना रहे हैं, तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलेंगे। और सर अगर बाकी लोग सब मिलके कोई कंपनी है, कोई फर्म है, सर ये सब मिलके कोई संस्था बना रहे हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, तो उसको फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला जाएगा। सर इन दोनों को सेम तरीके से असेस किया जाता है, लेकिन दोनों अलग-अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में है क्या? इस पॉइंट में किसी को दिक्कत है क्या? इस पॉइंट में किसी को दिक्कत है क्या? एओपी और बीओआई, इसको प्यार से ना एओपी बोलते हैं और इसको प्यार से बीओआई भी बोलते हैं। क्या इस पॉइंट तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर, परफेक्ट। सर एक और कांसेप्ट होता है एक पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जिसकी आप अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन में पढ़ के आए हो। एक होता है सर एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके बारे में शायद आपने फाउंडेशन में पढ़ा था या इंटरमीडिएट में है, आई डोंट रिमेंबर लॉ के किस करिकुलम में, लेकिन फर्म और एलएलपी सर एक अलग टाइप का पर्सन माना जाता है, इसको भी टैक्स लगाया जाता है। सर फर्म क्या? जहाँ पे कुछ लोग बाय रजिस्टर्ड डीड पार्टनर बनते हैं, बाय रजिस्टर्ड डीड पार्टनर बनते हैं और सर गवर्न होते हैं पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट जो है अपना, या फिर एलएलपी एक्ट में गवर्न होते हैं। सर ये सब पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी कहलाता है। सर इनकम टैक्स इसको एक अलग पर्सन मानता है। परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक अलग पर्सन माना जाता है। सर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जांपल दे दो। सर फॉर एग्जांपल अमूल है। सर फॉर एग्जांपल सांची है। सर ये सब ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिज़नेस क्या होता है पता है आपको? कोऑपरेटिव सोसाइटी का? सर ये लोग ना फॉर एग्जांपल अमूल है। अमूल के पास रजिस्टर्ड कितने 8 लाख से ज़्यादा फार्मर्स रजिस्टर्ड है। ये सारे के सारे फार्मर्स क्या करते हैं अपना दूध सर एक सेंट्रलाइज़ जगह पे भेजते हैं। सर भेजते किसको हैं? सर अपने में से ही लोगों को इकट्ठा करते हैं उस बिज़नेस को चलाने के लिए और फिर वहाँ दूध भेजते हैं अपना, दूध को पैकेज किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है। आपस में ही 8 लाख लोग एक बिज़नेस चला रहे हैं, एक-दूसरे के कोऑपरेशन से चला रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। या फिर सर ट्रस्ट ट्रस्ट एक्ट में होती है। सर एक और एक्ट रहता है, आई डोंट रिमेंबर सर, रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक और इन दोनों एक्ट्स में से किसी भी एक्ट में सोसाइटीज़ रेगुलेशन एक्ट, यस सोसाइटीज़ रेगुलेशन एक्ट रहता है। सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट में इन दोनों एक्ट्स में से सर रजिस्टर्ड होती है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्हीं को ही कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाता है। सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग पर्सन बन जाता है। सर एक और कैटेगरी ऑफ पर्सन होता है सर कंपनी। कंपनी सर कौन-कौन सी हो सकती है? सर कोई डोमेस्टिक कंपनी हो। डोमेस्टिक कंपनी श्रेयांश सर ने बताया होगा आपको क्या होता है सर, कि जो भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो कंपनी हो जाती है। डोमेस्टिक कंपनी बन जाती है। हम भी पढ़ेंगे डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, हम अपने इनकम टैक्स की नज़र से अलग से पढ़ेंगे डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है। लेकिन अब ये मानो कंपनी अगर हम बोल रहे हैं तो कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी में आ गई। कोई फॉरेन कंपनी है तो सर वो भी कंपनी मानी जाती है, फॉर एग्जांपल फेसबुक।
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अलीबाबा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो बोइंग, ये सब हमारी फॉरेन कंपनीज़ हो गई। सर उसके अलावा सर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है सर फॉर एग्ज़ाम्पल एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सर ये सब कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड माने जाते हैं। सर ये सब कंपनी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इनकम टैक्स इनको कंपनी मानता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर जो कहीं नहीं बचा, सर वो कहाँ जाएगा? उसको बोला जाता है सर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। सर जो ना इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना एओपी है, ना बीओआई है, ना फर्म है, ना कोऑपरेटिव है, ना कंपनी है, सर वो उसको क्या मानेंगे? सर उसको आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन मानेंगे। इसको प्यार से बोला जाता है एजेपी। सर इसको अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन माना जाएगा। सर इसमें कौन-कौन आ सकते हैं? सर फॉर एग्जांपल कोई मंदिर है, मंदिर। सर मंदिर की भी तो इनकम पे टैक्स लगना चाहिए ना कायदे से, क्योंकि मंदिर भी तो इतना पैसा कमा रहा है। तिरुपति बालाजी हज़ारों करोड़ का चंदा आता है। सर क्या टैक्स नहीं लगेगा उन पे? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन माना जाता है उसको और उस पे टैक्स लगाया जाता है। सर फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी को किस कैटेगरी में लाओगे? सर भारतीय जनता पार्टी ना ही कोई इंडिविजुअल है, ना ही कोई एचयूएफ है। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो है ही है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी किसी कॉमन पर्पस के लिए नहीं बोलते उसको। उसके जनता की सेवा के लिए सर, जनता की सेवा के लिए। इसलिए सर उसको माना जाता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, भारतीय जनता पार्टी। सर इसके अलावा कोई अगर कोर्ट वगैरह है, कोई लोकल अथॉरिटी है, सर लोकल अथॉरिटी फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर पैसे कमा रहा है आपसे टैक्स ले लेके, सर उसपे भी टैक्स लगता है। सर कैसे किस हेड में टैक्स लगता है, किस पर्सन की तरह टैक्स लगता है, उसको आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन मानता है इनकम टैक्स। यानी सर अगर पर्सन की डेफिनिशन अगर मैं आपसे बोलूँ, इनकम टैक्स किसको पर्सन मानता है? सर कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई एचयूएफ हो, कोई एओपी हो, कोई बीओवाई हो, कोई फर्म हो, कोई कोऑपरेटिव हो, कोई कंपनी हो या फिर कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? एक बार मेरे साथ रिपीट करते चलो ना, सिर्फ रिपीट करते चलो ना। सर कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, कोऑपरेटिव, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, फर्म, कोऑपरेटिव, कंपनी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी। Is ICI artificial juridical person? No, ICI is not artificial juridical person. ICI is association of person. आईसीआई आईसीआई में देखो जब आप सीए बनते हो ना, तो यू बिकम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन। मेंबर बन जाते हो इंस्टीट्यूशन के, और मेंबर बनने के कारण आपका उद्देश्य क्या है सर? राष्ट्र की सेवा करना। फॉर दैट मैटर सारे के सारे मेंबर्स मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, व्हिच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आईसीआई क्या है? आईसीआई इज एओपी। ऑनेस्टली सर एओपी है। उसके बाद लेकिन अगर आप चाहो ना आईसीआई के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहो, मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बता दूंगा आपको कि सर आईसीआई क्या करती है जिससे आईसीआई की कोई भी इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं है। आईसीआई की कोई इनकम पे टैक्स नहीं लगता। उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है सर, सारे के सारे नाम याद हो गए अपने को। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, कंपनी, कोऑपरेटिव या फिर फर्म बच जाता है। सर अगर आपकी बुक में मैं दिखाना चाहूँ कि बुक में ये सब कैसे कवर किया हुआ है, ताकि आपको बुक की तरफ कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको नोट्स नहीं बनाने, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सर हमने जो डेफिनिशन पढ़ी थी टैक्स की, सर जो डेफिनिशन पढ़ी थी टैक्स की पूरी तरह से यहाँ लिखी हुई है। सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू टैक्स कैसा होता है? सर सेक्शन आर्टिकल 246 बताता है कि सर एज पर यूनियन लिस्ट यानी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, सर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स कौन लगा सकता है? सिर्फ और टैक्स ऑन इनकम लगा सकती है। यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है टैक्स किस पे? इनकम पे टैक्स लगा सकती है। और सर स्टेट लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर किसके ऊपर है? सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर है। सर उसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, सर इनकम टैक्स लॉ का सोर्स कौन-कौन सा हो सकता है? सर टैक्स इनकम टैक्स एक्ट हो सकता है, इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स रूल्स हो सकता है, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, कोर्ट जजमेंट्स, या फिर सर अगर बाद में नीचे और आऊँ, सर पर्सन की डेफिनिशन में बताऊँ तो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन हो गया, एचयूएफ हो गया, कोई फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी। उसके अलावा कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी है। सर कोई एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। सर कोई लोकल अथॉरिटी है जैसे ग्राम पंचायत हो गया या फिर ये पंचायत या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये सब हमारे पर्सन हो जाते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम टैक्स ट्रीट करता है एक और पर्सन की तरह, लेकिन सेक्शन में, एक्ट में कहीं मेंशन्ड नहीं है। एक्ट में कहीं मेंशन नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक अलग से पर्सन होता है।
इसलिए आपको आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं मिला है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं है आपके लिए। सिर्फ समझने के लिए सिर्फ ये पॉइंट है, अदरवाइज़ रिलेवेंट नहीं है ये। ठीक हो गई बात? सर ये भेदभाव क्यों किया पर्सन में? ये भेदभाव क्यों किया गया पर्सन में? सर क्योंकि इन सबके लिए ना अलग-अलग टैक्स रेट्स चल रही होती हैं। इन सबके लिए अलग-अलग टैक्स रेट्स चलती हैं। सर अगर कोई इंडिविजुअल कोई इनकम कमाता है ना, उसपे अलग टैक्स रेट लगता है। यही कोई अगर फर्म कोई अलग वही इनकम अगर कोई फर्म कमाती है, तो उसपे अलग टैक्स रेट लगता है। सर अगर यही कोई कंपनी अलग इनकम कमाती है, तो उसपे अलग टैक्स रेट लगता है। कोई पार्टनरशिप फर्म अगर कोई कमाती है या फिर कोई कोऑपरेटिव वही इनकम कमाती है ना, उसपे अलग टैक्स रेट लगता है। तो ये पर्सन्स का बाइफरकेशन क्यों किया गया है? ये पर्सन का बाइफरकेशन इनकम का टैक्स रेट डिसाइड करने के लिए किया गया है। ये भेदभाव इसलिए क्रिएट किया गया ताकि सर उसपे टैक्स रेट लगाया जा सके। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ये बात अपने को समझ में आ गई। सर एक और छोटा-सा वर्ड आता है। सर एक होता है असेस्सी। इनकम टैक्स में एक वर्ड यूज़ होता है असेस्सी। असेस्सी मतलब क्या होता है सर? ऐसा पर्सन जो टैक्स भरने के लिए लायबल है। ऐसा पर्सन जिससे आप टैक्स ले सकते हो दैट इज़ असेस्सी। सर कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई एचयूएफ हो, कोई एओपी हो, कोई बीओआई हो, कोई फर्म हो, कोई कोऑपरेटिव हो, कोई कंपनी हो, कोई एजेपी हो। सर इनमें से कोई भी पर्सन व्हिच इज़ लायबल टू पे टैक्स इज़ असेस्सी। इनमें से जो भी पर्सन को टैक्स भरना पड़ेगा, वो असेस्सी हो जाएगा। क्या सर सबको टैक्स नहीं भरना पड़ता? सर कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जब जहाँ-जहाँ किसी-किसी को टैक्स नहीं भरना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम है ही नहीं, कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो आप एसएससी नहीं हो। सर जो-जो पर्सन टैक्स भरने के लिए लायबल है, वो एसएससी है। जो-जो पर्सन टैक्स भरने के लिए लायबल है, वो एसएससी है। सर ये वर्ड आपके सामने कई बार आएगा एसएससी वर्ड। आपको बस ये ध्यान देना है, जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगेगा, वो एसएससी है। आपके सामने आएगा, पूरे इनकम टैक्स में भर-भर के वर्ड आएगा एसएससी कि सर जिसके ऊपर टैक्स लगना है, वो एसएससी है। क्या इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है क्या? एसएससी समझ में आ गया आपको? क्या अच्छे से समझ में आ गया आपको? यस सर, परफेक्ट, क्लियर। हुँ, अब अगला टॉपिक क्या है सर? अगली डेफिनिशन क्या है हमारे लिए? तो हमने क्या-क्या डेफिनिशन पढ़ी है सर? सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा? पर्सन की डेफिनिशन पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सर असेस्सी की डेफिनिशन पढ़ी। पर्सन क्या? इनकम टैक्स की नज़र में ये पर्सन है, हमने वो पढ़ा। फिर असेस्सी की डेफिनिशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? सर जो पर्सन टैक्स भरने के लायबल है ना सर, वो एसएससी हो जाता है। पर्सन यानी क्या? इनकम टैक्स की नज़र में जिस-जिस पर्सन से हम टैक्स जिस जो-जो पर्सन की कैटेगरी में आता है, वो पर्सन हो गया। और एसएससी की डेफिनिशन में एसएससी का मतलब क्या होता है? जिन-जिन लोगों के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो या जो-जो पर्सन लायबल टू पे टैक्सेस हैं, वो सारे के सारे एसएससी बन जाते हैं। सर अगर आगे जाते हैं ना सर, ईयर की वाइज़ बात करूँ सर, ईयर कैसे कैटेगराइज़ करते हैं इनकम टैक्स में? तो एक टर्म होती है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है सर? जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हो, जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हो, उस साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो सर असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल में आप उस इनकम पे टैक्स भरते हो। सर बट ऑब्वियस सी बात है ना, आज अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी पता है कि मेरी साल भर की बिज़नेस की इनकम कितनी होगी। आज कमा रहा हूँ, कल नुकसान कर सकता हूँ। सर आज सैलरी की इनकम है, मुझे थोड़ी पता कि अगले 6 महीने मेरे को बोनस आने वाला है या फिर मेरे को निकाल दिया जाने वाला है, मुझे नहीं पता ना। सर जिस साल में आप इनकम कमाते हो ना, आप उस साल में टैक्स नहीं भरते। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सर जहाँ पे आप कमाते हो ना, जिस साल में इनकम कमाते हो, उस साल में टैक्स नहीं भरते। सर अगले साल में आप टैक्स भरते हो। तो कहता है जिस साल में आप इनकम कमा रहे हो ना, उस साल में आप उस साल को बोलेंगे प्रीवियस ईयर और अगले साल में जिस साल पे आप उसपे टैक्स भरोगे ना, उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर।
इन न्यूमरस टाइम्स ये टर्म्स आपके सामने पूरे इनकम टैक्स के कार्यकाल में आएँगी। आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर मुँह ज़ुबानी याद होना चाहिए। फॉर योर एग्ज़ामिनेशन फॉर मे 25, सितंबर 25 एंड जैन 26 इन 3 अटेम्प्ट्स के लिए प्रीवियस ईयर कौन-सा एप्लीकेबल है? प्रीवियस ईयर 24, 25 और असेसमेंट ईयर कौन-सा हो जाता है? 25, 26 यानी सर जो भी आप प्रीवियस ईयर ते 24-25 में इनकम कमा रहे हो ना, प्रीवियस ईयर 24-25 में यानी सर 1/4/2024 से लेके सर 31 मार्च 2025 तक इनकम कमा रहे हो ना, सर इस पे जो टैक्स लगना है ना, वो टैक्सेशन अपने को इस पूरे करिकुलम में सीखना है। इस साल में जो इनकम कमा रहे हो ना प्रीवियस ईयर 24-25 में यानी 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक में जो भी आप इनकम कमा रहे हो ना, इस इनकम पे क्या टैक्स लगेगा, कौन-सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, वो सब अपने को यहाँ पे सीखना है। और सर इसी का ही टैक्स अगले साल में कब लगेगा? सर 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक में इस पे टैक्स लगाया जाएगा। यानी सर अर्न इस साल में की और टैक्स इस साल में भर रहे हो। प्रीवियस ईयर अपने लिए हो गया 24-25 और असेसमेंट ईयर हो गया 25-26 हमेशा, हमेशा। जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो, उस साल के अगले साल में आप टैक्स भरते हो। जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो, उसके अगले साल में आप टैक्स भर देते हो। जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो, उसके अगले साल में आप टैक्स भर देते हो। जिस साल में अर्न करते हो प्रीवियस ईयर, जिस साल में आप टैक्स भरे उस साल में असेसमेंट ईयर। ये बात क्लियर हो गई क्या? क्या ये बात क्लियर हो गई? फोकस हैज़ टू बी हियर, ठीक है? देखो ओवर द पीरियड पूरे इनकम टैक्स में ये टर्म्स लूप की तरह बार-बार आपके कानों में आएँगी। इसलिए अगर सुनी नहीं हुई होंगी, तो हो सकता है कि तब समझने में आपको दिक्कत हो। सर प्रीवियस ईयर क्या मतलब पिछला साल होता है? राइट आंसर इज़ प्रीवियस ईयर पिछला साल नहीं होता, कन्फ्यूज़ नहीं होना अपने को। कई बार क्या होता है जब हम आगे चल के चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा सर प्रीवियस ईयर क्या मतलब पिछला साल होता है? ना जी, ना जी, ना जी, प्रीवियस ईयर इज़ नॉट पिछला साल। प्रीवियस ईयर इज़ द ईयर इन व्हिच इनकम इज़ अर्न्ड। मैं अगर आपसे बोलूँ प्रीवियस ईयर 17-18 यानी सर 17-18 की इनकम, प्रीवियस ईयर 19-20 यानी प्रीवियस ईयर 19-20 की इनकम। सर प्रीवियस ईयर 20-21 यानी 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच की इनकम इस साल में इनकम कमाई गई है। क्या समझ में आया कि प्रीवियस ईयर क्या होता है कि सर जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हो ना वो प्रीवियस ईयर होता है। और सर उस साल में अगर आप जिस साल में आप टैक्स भर रहे हो वो असेसमेंट ईयर हो जाता है। सर प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो और असेसमेंट ईयर में आप टैक्स भर देते हो। प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद आता है असेसमेंट ईयर। क्या बात समझ में आ गई? ओके सर, ओके, ओके, परफेक्ट बात समझ में आ गई। इस पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं अपने को। इस पॉइंट में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। लेकिन ज़हन में होना चाहिए सर प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है। ऑफ़िस में ना जाने कितनी बार आपको परेशान करेंगे असेसमेंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में। अभी आर्टिकलशिप में जाओगे ना आप इंटर के बाद, असेसमेंट ईयर के टर्म्स में से खिलवाड़ हो रही होती, खिलवाड़। बोलेंगे असेसमेंट ईयर 27-28 की फाइल लेके आ जाओ। असेसमेंट ईयर 27-28 आपको याद आएगा कि सर असेसमेंट ईयर 27-28 है, यानी प्रीवियस ईयर 26-27 यानी जो भी इनकम आपने प्रीवियस ईयर 26-27 में कमाई हुई है ना, उस साल का असेसमेंट जिस साल में हुआ है, उस साल की फाइल लेके आओ। ऐसा आपके सामने ऑफ़िस में खिलवाड़ करेंगे। इसलिए ना सर ये टर्म्स ऐसी है ना मतलब जैसे एबीसीडी आपको पता होनी चाहिए ना, कुछ भी पढ़ने से पहले। जैसे इनकम टैक्स पढ़ने से पहले आपको हमेशा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर खून में होना चाहिए। ठीक है? मैं आपसे बोल रहा हूँ सर 1, 2, 2001 प्रीवियस ईयर मुझे बताओ इसका और असेसमेंट ईयर बताओ। जल्दी बताओ प्रीवियस ईयर बताओ और असेसमेंट ईयर बताओ। कौन-सा प्रीवियस ईयर था, कौन-सा असेसमेंट ईयर था? आप पीवाय एवाय मत लिखना। आप लिखना ईयर और उसके बगल में स्पेस देके दूसरा ईयर लिख देना। मैं समझ जाऊँगा कौन-सा प्रीवियस ईयर है, कौन-सा असेसमेंट ईयर है। मुझे बताओ जल्दी से। कौन-सा प्रीवियस ईयर चल रहा था, कौन-सा असेसमेंट ईयर चल रहा था? इनकम मतलब इस डेट की है। इनकम अर्न की गई है। बताओ प्रीवियस ईयर कौन-सा चल रहा था, असेसमेंट ईयर कौन-सा चल रहा था? जिया का आंसर है और अरे बताओ ना, जागना है। ऑफिस में खिलवाड़ करने वाले हैं तुमको तुम्हारे साथ इस टॉपिक पे।
सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना अपने को, इनकम टैक्स रियल लाइफ में भी आता है। युक्ति कोठारी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चिरायु एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जल्दी लोग, बाकी लोग भी आंसर दो ना। बाकी लोग आंसर दो सर, बाकी लोग आंसर दो सर। यार टाइप कर रहे होगे, मैं रुका हुआ हूँ। अगर टाइप नहीं कर रहा है तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं ताकि आपको और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने। जिया परफेक्ट। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट। और आंसर मैं वेट कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जनवरी 2017। प्रीवियस ईयर बताओ, असेसमेंट ईयर बताओ। परफेक्ट यशपाल, परफेक्ट परफेक्ट। इसका प्रीवियस इनकम अर्न की गई इस तारीख को। बताओ सर, प्रीवियस ईयर बताओ और असेसमेंट ईयर बताओ, जल्दी से बताओ। युक्ति कोठारी परफेक्ट आंसर। जिया कोठारी परफेक्ट। अच्छा, युक्ति जिया कोई रिलेटिव्स हो क्या तुम लोग? परफेक्ट है युक्ति, परफेक्ट है जिया, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। अगर इसमें अगर साल पकड़ोगे आप, तो सर 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में आता है ये साल। यानी सर ये हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा, 16-17 हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा। सर अगर असेसमेंट ईयर निकालना है तो इसके साल अगले अगले साल वाला 17-18 बन जाएगा। सारे आंसर सही है, सारे ही आंसर सही है। सनीश, ओके सनीश, वेलकम। आपका पहले मैसेज नहीं है, अभी मैसेज देखा मैंने। वेलकम टू क्लास। अगर पहले से ही बैठे थे, शांत बैठे थे तो एक्टिव बैठना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्रीवियस ईयर्स क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, अपने को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जो क्लास में एक्टिव बैठता है ना, उसका जो दिमाग है ना, हाथ है ना, सब एक्टिव रहता है। जो क्लास में सिर्फ सत्संग की तरह सुनता रहेगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करेगा ना, तो फिर होता क्या, आपको लग रहा होगा बनेगा, लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम आप खुद से करने जाओगे तो तब चीजें नहीं बनेंगी। तो इसलिए आपको एक्टिव बने रहना है। परफेक्ट, यानी सर आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर अपने को सब समझ में आ गया। सब समझ में आ गया, अपने को कोई दिक्कत इस पॉइंट पे नहीं है। सर एक छोटा-सा कांसेप्ट आता है, छोटा-सा कांसेप्ट आता है। सर क्या ये पॉसिबल है क्या कि सरकार आपसे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले ले? इज़ इट पॉसिबल कि सरकार आपसे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले ले? इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? सर सोचने वाली बात है। सर मैं कमा इस साल रहा हूँ, सरकार अगले साल में मेरे से टैक्स लेगी। कमा इस साल रहा हूँ, सर सरकार अगले साल में मेरे से टैक्स लेगी। सर इज़ इट पॉसिबल क्या कि सरकार मेरे से इसी साल में टैक्स माँग ले? इज़ इट पॉसिबल क्या कि सरकार मेरे से इसी साल में टैक्स माँग ले? इज़ इट पॉसिबल? सरकार को डाउट हो सकता है ना कि मैं भाग गया शहर देश छोड़ के तो? सरकार को अगर डाउट हो रहा है कि राहुल देश छोड़ के भग जाएगा, तो क्या सरकार में से इस साल में टैक्स नहीं माँग सकती क्या? तनीष सेज नहीं माँग सकती। राइट आंसर इज तनीष माँग सकती है टैक्स। देयर आर 5 सिचुएशंस जहाँ पे ना प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। सर व्हाट आर दोज़ 5 केसेस, एक बार बताओ ना। सर ये क्या मैं आपको ऐसे ही टाइम पास के लिए बता रहा हूँ? दिस वाज़ द क्वेश्चन आस्क्ड वन्स इन योर एग्जाम। एक बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। सर 5 सिचुएशन। सर सबसे पहले नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी। सर कोई एक शिपिंग कंपनी मान लो सर इंडिया में शिप लेके आ रही है, इंडिया का भाड़ा लेके आ रही है, इंडिया के लोगों का सामान लेके आ रही है, इंडिया के लोगों से पैसे लेके जा रही है। कायदे से तुमको टैक्स भरना चाहिए ना, क्योंकि इंडिया के लोगों से तुमने पैसे लिए है ना, यानी इंडिया से इनकम कमाई है ना तुमने, तुमको टैक्स भरना चाहिए ना। लेकिन अगर शिपिंग शिप यहाँ से चली गई तो टैक्स कैसे लेगी सरकार? सोच पा रहे हो? नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी अगर इंडिया आ रही है, इंडिया से कमाई करके जा रही है, तो इंडिया में टैक्स भी भरना चाहिए ना। लेकिन अगर शिप चली गई इंडिया से तो फिर कैसे टैक्स लोगे? इसलिए सर जो नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी होती है ना, उससे सर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेते हैं, यानी जिस साल में इनकम अर्न करते हो उस साल में ही आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। सर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देश छोड़ के जा रहे हो और किसी ऐसे उद्देश्य से देश छोड़ के जा रहे हो कि उम्मीद नहीं है वापस कभी आओगे,
सर ऐसा नहीं कि लूट-पाट करके जा रहे हो, ऐसा नहीं, लूट-पाट करके नहीं जा रहे। सर किसी ऐसे उद्देश्य से देश छोड़ के जा रहे हो कि वापस ही नहीं आओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी करके जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कन्या है जिसकी शादी यूएसए में हो रही है, तो इज़ इट पॉसिबल क्या कि वो आगे चल के वापस इंडिया आएगी? तो घूमने आ सकती है लेकिन इंडिया पे रहने नहीं आएगी कभी वापस। अगर कोई पर्सन लीविंग इंडिया विदाउट इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, सर इस केस में भी ना जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो उस साल में टैक्स ले लेंगे। सरकार को लग रहा है ये देश से चली जाएगी, इससे टैक्स ले ही नहीं पाऊँगा, तो क्या करेगी सरकार जिस साल में कमाए उस साल में टैक्स भर दो। अगले साल का वेट नहीं करने का आपने को। जिस साल में कमाया उस साल में टैक्स भरो, अगले साल वेट नहीं करना आपने को। ये बात समझ में आ गई? सर इसका एग्ज़ाम्पल क्या होता है क्लासिक एग्ज़ाम्पल सर मैरिज। एग्ज़ामिनर कई बार आपसे पूछेगा, सर क्या एक बच्चा जो एजुकेशन के लिए यूएसए जा रहा है, सर कनाडा जा रहा है, सर जर्मनी जा रहा है, क्या एजुकेशन पर्पज़ भी सर इस कैटेगरी में फ़ॉल करेगा? क्या अगर कोई पर्सन इंडिया से लीव कर रहा है फॉर एजुकेशन पर्पज़, क्या उससे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेगी? राइट आंसर इज़ नो। व्हाई नो? बिकॉज़ सर एजुकेशन पर्पज़ ऐसा नहीं माना जाता कि आप वापस नहीं आने वाले। इट इज़ अज़्यूम्ड एजुकेशन में कि आप पढ़ रहे हो बाहर लेकिन वापस आओगे इंडिया में सर्व करने के लिए। सर वापस आने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर शादी के लिए चले गए, शादी के बाद चले गए तो देयर इज़ नो होप ऑफ कमिंग बैक। आप इंडिया शादी के बाद वापस नहीं आते। लेकिन एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो इस उम्मीद से जाते हो कि वापस आओगे इंडिया में ही सर्व करोगे आप। एजुकेशन इज़ नॉट एन एग्ज़ाम्पल बट मैरिज इज़ एग्ज़ाम्पल। एजुकेशन को ऐसे काटा लगाओ। अगर आपकी बुक में नहीं मेंशन्ड है तो बुक में भी लग लिख के काटा लगा दो। सर यहाँ अगर आपकी बुक में है, बुक का पेज नंबर आई गेस 3 होगा। पेज नंबर 3 में अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैसे भी ये चीज़ मैं बोर्ड नोट्स अपलोड कर दूँगा, उसमें आपको मिल जाएगा। एजुकेशन लिख के इस पे कांटा लगाना है। सर क्योंकि एजुकेशन के लिए अगर कोई पर्सन बाहर जाता है तो इट इज़ नॉट अज़्यूम्ड ऐसा सरकार नहीं मानती कि आप वापस नहीं आने वाले। सरकार बोलती है वापस आ जाएगा ना, पढ़ने ही जा रहा है ना, बेचारे अपने देश का ही बच्चा है ना। अपनी ही गवर्नमेंट सब्सिडीज़ से पढ़ रहा है, अपनी गवर्नमेंट के ही एग्ज़ाम्स के थ्रू वहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के कारण जा रहा है, किसी भी कारण जा रहा है, वापस आएगा। इसलिए एजुकेशन को ऐसा अज़्यूम नहीं करते। सर तीसरा एग्ज़ाम्पल तीसरा एग्ज़ाम्पल सर मैंने अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट की है, सर ट्रस्ट क्रिएट की फॉर एग्ज़ाम्पल एसोसिएशन क्रिएट की, एसोसिएशन एज़ अ मेरे को लग रहा था यार इस बार माता रानी का ऐसा जगराता करना है कि 5 लाख लोगों को खाना खिलाएँ। 5 लाख लोगों को खाना खिलाने के लिए जगराता करना है। मैंने इतना बड़ा जगराते का प्लान किया मैंने। सर मैंने जगराते का प्लान तो कर लिया, सर लेकिन पैसा चाहिए, पैसे तो चाहिए। सर पैसे के लिए मैंने क्या किया, सर इंदौर शहर में जितने भी लोग हैं ना सर उन सबको बोला कि मुझे ₹500 पर पर्सन डोनेशन चाहिए। ₹500 पर पर्सन डोनेशन चाहिए। एग्ज़ाम्पल मेरे को डोनेशन कितना मिला? सर ₹500 पर पर्सन अगर डोनेशन मेरे को मिला कितना? फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख लोगों से मिल गया। 10 लाख लोग देंगे क्या इतना डोनेशन? सर मानो ना सिर्फ़ दे दिया, मानो ना दे दिया। सर कितना डोनेशन मिल गया मेरे को? सर 50 करोड़ बोल सकता हूँ? 50 करोड़ का डोनेशन मिल गया। वही होता है। देखिए मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है यार ऑनेस्टली। बताओ ना इतना ही होता है क्या? 50 करोड़ होता है? यस। सर मैंने चंदा डोनेशन खिलाया मैंने चंदा ले लिया इतना। सर चंदा लेने के बाद मैंने क्या किया सर भंडारा खिला दिया, भंडारा खिलाने के बाद सर भंडारा खिलाने के बाद खर्चा कितना है सर लगभग 38 करोड़ का खर्चा है सर 12 करोड़ रुपए मैंने कमा लिया। सर क्या मैंने कमाया होगा? सर ये तो हमारे एसोसिएशन ने कमाया होगा ना। ये हमारे एसोसिएशन ने कमाया होगा ना सर ये भंडारा तो। भंडारे से एसोसिएशन ने कमाया ना सर मैंने थोड़ी कमाया। हम सब लोग ने मिलके सोचा था। अकेले ने थोड़ी सोचा था। ये कमाई मेरी अकेले की थोड़ी है, ये कमाई तो पूरी एसोसिएशन की है ना। जब 12 करोड़ पूरे एसोसिएशन ने कमाया और सर पर्पस फुलफिल हो गया एसोसिएशन का, यानी एक बार भंडारा खिला लिया, सरकार किसको ढूँढेगी 12 करोड़ रुपए टैक्स देने के लिए? किसको नोटिस भेजेगी कि अरे वो टैक्स भरो इस 12 करोड़ पे, किसको नोटिस भेजेगी? इसलिए सरकार कहती है कि जो भी कोई ऐसा ट्रस्ट बना रखा है आपने, कोई भी ऐसा एसोसिएशन बना रखा है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ है और वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो गया, तो सर जिस साल में आपने कमाया है, उस साल में ही आपसे टैक्स ले लेंगे। सोचने वाली बात है ना, अगर मैंने भंडारा खिलाने के लिए अगर कोई एसोसिएशन बनाया होगा,
और सर इस साल में मैंने कमाई कर ली, अगले साल तक तो मेरा ट्रस्ट पूरा एसोसिएशन पूरा डिसॉल्व हो जाएगा सर, सब लोग गायब हो चुके होंगे सर, सब लोग मिलेंगे भी नहीं। अगले साल में सरकार किससे टैक्स माँगेगी? इसलिए सर कोई अगर एओपी बना हुआ है सर एओपी, कोई सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, सर कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, सर फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक कॉज़, फॉर्म्ड फॉर अ पर्पस, dissolved after it achieves the such purpose। ठीक है? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सर इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एक और होता है सर इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या है? सर मेरा बिज़नेस चल रहा था, बिज़नेस चलते-चलते मेरे को लगा बंद हो जाएगा मेरा बिज़नेस। मेरा बिज़नेस बंद हो गया है, मेरा बिज़नेस बंद हो गया है। साल के बीच में ही बिज़नेस बंद हो गया। सर उस केस में सरकार चाहे तो आपसे इसी साल में टैक्स ले सकती है। सरकार को डर है कि आप बिज़नेस नहीं चला पाए, आप दिवालिया डिक्लेयर हो गए तो या देश छोड़ के चले गए तो इसलिए सर डिसकंटिन्यूड बिज़नेस में भी प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्स ले सकती है। और सर लास्ट केस अपना होता है सर लास्ट केस होता है सर इन केस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू अथॉरिटीज। मतलब सर क्या होता है इसका? सर मेरे पास क्या सर अमित सर का एग्जांपल लेते हैं। सर अमित सर के पास ना एक बंगला है। मैंने बताया ना दरभंगा में उनके पास तो बड़े-बड़े खेत हैं। सर उस खेतों के बीच में उनका एक इतना बड़ा बंगला है सर 200-300 करोड़ का तो सर बंगला है उनके पास। सर वो पूरा का पूरा बंगला ना ब्लैक मनी में उन्होंने खरीदा हुआ है। पूरा का पूरा बंगला उन्होंने ब्लैक मनी में खरीदा हुआ है। ओनरशिप उन्हीं के पास है सर, रजिस्ट्री सब उनके पास है, अमित सर के नाम पे ही है पूरी की पूरी रजिस्ट्री। सर उस रजिस्ट्री के बारे में सर उनको खबर पड़ी कि इनकम टैक्स वालों को पता चल गया है कि यार ये ब्लैक मनी का पैसा है। अमित सर को पता चला कि इनकम टैक्स वालों को पता चल गया है कि वो प्रॉपर्टी ब्लैक मनी वाली है। अमित सर ने क्या किया पता? अमित सर ने क्या किया? कैसे उस प्रॉपर्टी को बेचा, चुपके से प्रॉपर्टी को बेचा, जितना पैसा मिला ना वो कहीं यूएसए में भेज दिया, ना स्विस बैंक में पैसे जमा करा दिए और देश छोड़ने की ताक में थे। अब बताओ सरकार क्या इस साल की कमाई हुई इनकम जो आपने घर बेचा, जो आपकी ब्लैक मनी थी सर, उस पे टैक्स अगर सरकार लगाना चाहती है तो क्या अगले साल का वेट करेगी? क्या अगले साल का वेट करेगी? सर इस साल में टैक्स नहीं लगाएँगे तो अमित सर भग जाएँगे। इसलिए सर ये 5वाँ केस ऐसा हो गया जहाँ पे सर आप एसेट ट्रांसफर कर देते हो ताकि सर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक साथ में फ्रॉड कर सको। सर इस केस में इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। यानी मैंने क्या बोला एक बार इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ स्क्रीन की मेरी तरफ और स्क्रीन की तरफ दोनों की तरफ नज़र होनी चाहिए। सर कोई नॉन रेज़िडेंट शिपिंग कंपनी इंडिया में आई जिस साल में आएगी उस साल में टैक्स लगा देंगे। सर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है, किसी ऐसे उद्देश्य से बाहर जा रहा है कि वापस नहीं आने वाला, जैसे शादी करके जा रहा है तो टैक्स इस साल में लगा देंगे। सर कोई एसोसिएशन, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन सर बना ही किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है और वो पर्पस फुलफिल हो गया, तो जिस साल में पर्पस फुलफिल हुआ उस साल में टैक्स लगा देंगे। सर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है या फिर सर लास्ट में कोई अगर आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू अथॉरिटीज, इन केसेस में क्या होगा सर जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हो ना उस साल में ही टैक्स लगा दिया जाएगा। यानी अगर सर मैं प्यार से बोलूँ इसको तो प्रीवियस ईयर इज़ इक्वल्स टू असेसमेंट ईयर। ये बात समझ में अच्छा प्रीवियस ईयर के लिए ना एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है। सर प्रीवियस ईयर को ना पीवाई बोलते हैं और असेसमेंट ईयर को एवाई बोलते हैं। प्रीवियस ईयर को एवाई बोलते हैं, असेसमेंट ईयर को एवाई बोलते हैं। नॉर्मली आपको सब जगह यही मिलने वाला है। तो यू गेट यूज्ड टू दिस शॉर्ट फॉर्म आपको पीवाई कहीं मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल में इनकम अर्न कर रहे हो। क्या ये 5 पॉइंट याद हो गए क्या? क्या 5 पॉइंट समझ में आए क्या? पहले बताओ समझ में आए क्या? सर समझ में आने के साथ-साथ याद होने चाहिए पॉइंट्स। एग्ज़ाम में पूछेगा क्या नहीं पूछेगा? आई रियली डोंट नो पूछेगा कि नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। इधर-इधर वापस मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। सर जो मेरे साथ रिपीट कर रहा है ना उसको याद हो जाएगा। मेरे साथ रिपीट करे याद हो जाएगा। सर कोई भी नॉन रेज़िडेंट शिपिंग कंपनी, उसके अलावा सर पर्सन लिविंग इंडिया विदाउट इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक। सर कोई एसोसिएशन, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एजेपी फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सर इन केस ऑफ एनी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस और लास्ट में सर आपने एसेट ट्रांसफर किए टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू अथॉरिटीज़। इन 5 केसेस में क्या होगा सर प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर बना दिया जाएगा। बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया?
प्रीवियस ईयर समझ में आ गया, असेसमेंट ईयर समझ में आ गया, असिस्ट समझ में आ गया, पर्सन समझ में आ गया। 4 डेफिनिशंस पढ़ी, अगली डेफिनिशन पे आते हैं। सर ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्या एनर्जी आ रही है क्या क्लास में? देखो जिस पॉइंट पे आपको लगे ना सर बोरिंग आ रहा है, मैं एग्जांपल ऐसा ले लूँगा कि आपको बिल्कुल एनर्जी आ जाएगी। आप मुझे बताओ एनर्जी आनी चाहिए सेशन में। एनर्जी है ना आपके अंदर? एनर्जी है ना आपके अंदर सर? क्योंकि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है अभी। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। परफेक्ट, यस सर, यस सर। रिटर्न ऑफ इनकम, नेक्स्ट डेफिनिशन इज रिटर्न ऑफ इनकम। यस सर, यस सर, यस सर, परफेक्ट। नेक्स्ट डेफिनिशन इज रिटर्न ऑफ इनकम। सर लिखना है क्या? कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत लिखो। यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? सर आपने जो कमाया साल भर में, आपने जो कुछ भी कमाया साल भर में, सर वो कमा के टैक्स भरना पड़ता है। सर टैक्स भरना इज नॉट सफिशिएंट। सरकार को आपको बताना पड़ेगा, मतलब आप सरकार को बताओगे कि अरे ओ सरकार सुनो, सैलरी की मेरी इतनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इतनी इनकम है, सर कैपिटल गेन की इतनी इनकम है, बिजनेस की इतनी इनकम है, अदर सोर्सेज की इतनी इनकम है, इस इनकम का टोटल करूंगा तो इतनी टोटल इनकम बनेगी, इस टोटल इनकम पे इतना टैक्स बनेगा, इस टैक्स को मैंने भर दिया है। ऐसा आपको बताना पड़ता है सर, किसमें? रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स में। यानी सरकार को अपनी साल भर की कमाई का, सर प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम आपने अर्न की है ना सर, इस अर्न की हुई इनकम पे सर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रिटर्न फाइल करना मतलब सर लेखा जोखा देना कि जो कमाया है सर उसकी डिटेल्स दे दो इन असेसमेंट ईयर। सर कमाई प्रीवियस ईयर में की होगी, हम रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर में। 5 केसेस को हटा दो, अदरवाइज पर प्रीवियस ईयर में कमाओगे, असेसमेंट ईयर में उसका रिटर्न फाइल करोगे। रिटर्न ऑफ इनकम समझ में आया सर? सर रिटर्न ऑफ इनकम ऑफिसेज में सबसे ज्यादा होता है। आप भी अगर आगे चल के अपनी फर्म डालने का सोच रहे हो ना, तो रिटर्न सबसे ज़्यादा करने पड़ते हैं आपको। आपके घर वाले भी रिटर्न सबका फाइल करवाते हैं और सर रिटर्न फाइल करने के भी पैसे मिलते हैं बहुत अच्छे खासे। आई वाज़ द वन सर, अपने ऑफिस में मैंने लिस्टेड एंटिटी का रिटर्न फाइल किए हुए हैं। लिस्टेड एंटिटी अगर आप समझते होंगे जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, सर उन लिस्टेड एंटिटीज़ के भी रिटर्न फाइल किए हुए हैं मैंने। सर एक रिटर्न की फीस ना ₹80,000 हुआ करती थी और टाइम कितना लगता था उस रिटर्न को फाइल करने के लिए? सर 6 से 7 घंटे, वो भी सर 2 लोग मिलके करते थे तो आराम से 2 घंटे में हो जाता रिटर्न। सोच पा रहे हो? तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सके इसलिए सारी की सारी इनकम्स अपने को सीखनी पड़ेंगी। सर सैलरी की इनकम कैसे टैक्सेबल होती है? क्योंकि रिटर्न में अपने को दिखानी है। सर अपने को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कौन-सी होती है? सर रिटर्न में दिखानी है, इसलिए अपने को समझना पड़ेगा। सर उसके अलावा कैपिटल गेन की कौन-सी इनकम कैसे-कैसे टैक्सेबल होती है? रिटर्न में फाइल करनी है, इसलिए अपने को सीखनी पड़ेगी। सर उसके अलावा सर पीजीबीपी यानी बिज़नेस इनकम जो इनकम होती है ना सर, कितनी रिटर्न में डालेंगे, कितना ट टैक्स भरेंगे? सर उसके अलावा अदर सोर्सेज़ की जितनी इनकम होगी सर रिटर्न में दिखानी है। सर जो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है सर, इसमें से कुछ खर्चे माइनस करते हैं, जो बचता है नेट टोटल इनकम सर इस पे टैक्स भरते हैं। दिस इज रिटर्न ऑफ इनकम। सर रिटर्न ऑफ इनकम कैसे फर्निश करते हैं? सर रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने के लिए फॉर्म होता है। रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने के लिए फॉर्म होता है। सर फॉर्म सरकार लेके आती है। इंडिविजुअल के लिए अलग फॉर्म होता है, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग होता है, एक कंपनी के लिए अलग होता है, सर एक कोऑपरेटिव के लिए अलग होता है। सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म रहते हैं। क्योंकि हो सकता है ना कोई इनकम कोऑपरेटिव के लिए हो, लेकिन सर वो इंडिविजुअल के लिए नहीं हो। सर ऐसे इंडिविजुअल सैलरी कमा सकता है, लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सैलरी नहीं कमा सकती ना सर, ऑब्वियस सी बात है, सैलरी नहीं कमा सकती ना कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कंपनी सैलरी नहीं कमा सकती ना, तो इंडिविजुअल के लिए जो डिटेल्स लगती हैं ज़रूरी नहीं है वही डिटेल्स कंपनी के लिए लगे। इसलिए सर सबके लिए अलग-अलग फॉर्म्स हैं। क्या वो फॉर्म अपने को पढ़ने हैं? राइट आंसर इज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो फॉर्म। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फॉर्म, आप अपने ऑफिस में देख सकते हो। फाइनल का पार्ट है क्या? राइट आंसर इज़ फाइनल का भी पार्ट नहीं है। आपके ऑफिस में ही आप देखोगे, उससे में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? देखो, अगर आप एनर्जी मेंटेन करोगे ना, मैं अपना रिटर्न फाइल करना सिखाऊँगा। एक कोई रिटर्न फाइल करना सिखा दूँगा जिसका पेंडिंग होगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच रिटर्न फाइल करना ज़रूर सिखाऊँगा मैं। या एटलीस्ट दिखाऊँगा कि रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, बट आपको एनर्जी मेंटेन करनी पड़ेगी। मुझे लगना चाहिए कि यार आपने सीखा है। आपसे पूछ-पूछ के रिटर्न फाइल करूँगा, लेकिन लगना चाहिए कि आपने सीखा है। ठीक है? दिस वाज़ ऑल अबाउट रिटर्न इनकम। सर अब बताओ ये एक चीज़, सर क्या ये रिटर्न ऑफ इनकम मैं खुद ही फाइल करता हूँ? राइट आंसर है सर मैं खुद ही फाइल करता हूँ। मैं अपने सीए के पास जाता हूँ, या यूँ बोलूँ कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है अपने सीए के पास जाता है रिटर्न फाइल करने के लिए, या कई केसेज़ में एडवोकेट के पास जाता है रिटर्न फाइल करने के लिए, या सैलरीड क्लास ना कुछ-कुछ खुद ही कर लेता है रिटर्न फाइल।
जो सैलरी क्लास वाले हैं सर, कुछ-कुछ रिटर्न खुद ही फाइल कर लेते हैं, तो खुद ही कर लेते हैं। सर सरकार को भरोसा होगा तुम पे कि जो तुमने रिटर्न में डिटेल्स डाल रखी है वो सही है कि नहीं है? सरकार क्या तुम पे भरोसा करेगी क्या? सरकार भरोसा करेगी क्या? मैंने बोला कि मैंने बिज़नेस इनकम इतनी कमाई हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमित सर ने बोला कि 2 करोड़ रुपए की उनकी अफ़ीम के बिज़नेस की इनकम है। सरकार मान लेगी क्या 2 करोड़ है? क्या इतनी आसानी से मान लेगी 2 करोड़ है अफ़ीम की इनकम उनकी? सरकार नहीं बोल सकती क्या मुझे लग रहा है 2.5 करोड़ है? सरकार डाउट नहीं कर सकती क्या? अगर तुम्हारा कॉल बिज़ी आता है लगातार मान लो 2 घंटे के लिए, सामने वाला पूछता है ना किससे बात कर रहे थे? भले तुम कितना ही जस्टिफ़ाई कर लो कि सर मम्मी से बात कर रहा था, दोस्त से बात कर रहा था, लेकिन सामने वाले को डाउट तो होता है। युक्ति सेट स्क्रूटनी होती है। युक्ति नॉट ओनली स्क्रूटनी बट और भी टाइप के असेसमेंट्स होते हैं। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाँच करता है, उस जाँच को बोला जाता है असेसमेंट। उसको बोला जाता है असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ रिटर्न। सर इसको क्या इसका मतलब क्या होता है? रिगोरस एग्ज़ामिनेशन ऑफ इनकम ऑफ असेस्सी वेदर ही फाइल्ड रिटर्न और नॉट। सर वो रिटर्न नहीं भी फाइल करेगा ना तो भी सर उसका असेसमेंट हो सकता है। सर सरकार अगर असेसमेंट वर्ड आपके सामने कुछ आता है ना, सर रिटर्न की जाँच समझ लेना। अगर असेसमेंट आ रहा है ना, सर इनकम की जाँच समझ लेना, आपके दिमाग में ये वर्ड क्लिक करना चाहिए। असेसमेंट मतलब इनकम की जाँच हो रही है आपकी। आपकी इनकम की जाँच हो रही है। आपने रिटर्न फाइल किया तो फाइल रिटर्न की जाँच करेंगे वो, अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपकी इनकम सर बेसिस कुछ बेसिस के थ्रू जाँच करेंगे। सर उसको बोला जाता है असेसमेंट ऑफ रिटर्न। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? असेसमेंट ऑफ रिटर्न क्या होता है? सर यानी अल्टीमेटली ना सरकार जानना चाह रही है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है या जो आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हो या इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे, जो भी बोल रहे हो ना सर वो सच होना चाहिए। तो सरकार क्या बोलती है रैंडम बेसिस पे लोगों को पकड़ती है, रैंडम बेसिस को। अगर 100 में से 1 या 2 जने को पकड़ेगी, बोलेगी, "अरे ओ बताओ इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ।" तुम बोल रहे हो ढाई 2 लाख 2 करोड़ की इनकम है। अमित सर को बुला के बोलेगी सरकार, "अरे ओ अमित सर इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर इधर 2 करोड़ की इनकम बोल रहे हो ना, दिखाओ अपनी सारी सेल्स, दिखाओ अपनी सारी परचेज़ेज़, दिखाओ अपने सारा बैंक स्टेटमेंट, दिखाओ अपने सारे शेयर के सर्टिफ़िकेट्स, हम खुद चेक करेंगे 2 करोड़ है कि नहीं है, खुद चेक करेंगे। दिस इज़ व्हाट नथिंग बट असेसमेंट, इसको असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट करता कौन है? असेसमेंट करता है सरकारी अधिकारी, अधिकारी। इसको प्यार से बोलते हैं हम असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर सरकारी अधिकारी होते हैं जो इनकम का असेसमेंट करते हैं। बस इतना ध्यान होना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर क्या होता है? सर वो अधिकारी जो आपकी इनकम की जाँच कर रहे हैं इज़ नथिंग बट असेसिंग ऑफिसर। असेसमेंट करने वाला असेसिंग ऑफिसर होता है। क्या ये पॉइंट समझ में आती है? दिस इज़ द 7th डेफिनिशन। सर क्या ये रेलेवेंट है क्या एग्ज़ाम के लिए? लिटरली रेलेवेंट नहीं है। मैं बता रहा हूँ दीज़ आर बेस बिल्डर क्लासेस जाकि जब आप इनकम टैक्स पढ़ो ना तो आप डेफिनिशंस में या वर्ड्स में नहीं कन्फ्यूज़ हो कि सर रिटर्न क्या होता है? सर असेसमेंट क्या होता है? सर असेसिंग ऑफिसर क्या होता है? सर प्रीवियस ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर क्या होता है? सब पता होना चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ ये सब। परफेक्ट है सर कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई भी दिक्कत नहीं है। सर एक और कॉन्सेप्ट है थोड़ा-सा हेवी कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ सर आप क्या रेडी हो क्या 1-2 मिनट जानने के लिए एक हेवी सा कॉन्सेप्ट जानने के लिए ताकि सर हेवी वाले कॉन्सेप्ट को आज हम टैकल कर सकें। थोड़ा-सा हेवी कॉन्सेप्ट है। सर हेवी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, पढ़ोगे तो ईज़ी लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ हेवी है वो, ठीक है? सर जब आप सीए बन जाओगे जब आप सीए बन जाओगे यस सर, रियली सर, रेडी सर, परफेक्ट रेडी चलो। तो जब आप सीए बन जाओगे सर एक आम ऑन एन एवरेज सर सीए की पैकेज कितना लगता है सर? 9 से लेके 12 लाख तक का पैकेज ऑन एन एवरेज आराम से लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बीच में है चिरायु,
ठीक है, चिरायु रेडी है, ठीक है, चिरायु का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, चिरायु रेडी है। चिरायु जैसे ही सीए बना, लिखते हैं सीए चिरायु जैन। सर सीए चिरायु जैन से याद है, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। सर आपकी बुक जो है ना, इस बुक में हर चैप्टर के पहले पेज के नीचे आपको यहाँ स्पेस दी गई है अपना नाम लिखने के लिए, ठीक है? ना सीए के बगल में अपना नाम लिखना, सीए चिरायु, सीए युक्ति जो भी नाम है आप लिखना ना, मैं बता रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप खुद से रिवाइज़ करने बैठोगे ना और अपने नाम के आगे सीए दिखेगा ना, तो एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है। चैप्टर बड़ा होगा ना, तुमको लगेगा कि यार जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, वो ये है। अपने आप ना वो चैप्टर थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगेगा, उस चैप्टर को पढ़ने का मन करेगा। टॉपिक से नहीं भटकते, वापस आते हैं। सर सीए चिरायु है जिसका पैकेज लग गया 12 लाख का। क्यों चिरायु? 12 लाख का नहीं, चलो 24 लाख का पैकेज लगाते हैं। सर चिरायु हमारे बीच में एक्सेप्शनल चाइल्ड है, एग्ज़ाम्पल। सर 24 लाख का पैकेज है। सर चिरायु सोच रहा है सर अपने हाथ में कितना इनकम आएगा सर, कितनी कितनी इनकम आएगी सर, महीने की 2 लाख तो आएगी। महीने की 2 लाख तो आएगी ही आएगी। तो 2 लाख की अगर इनकम आती है ना, तो 2 लाख की इनकम आएगी सर, लेकिन अगर उसने अकाउंट देखा अपना कितना है सर, 1.5 लाख ही अकाउंट में आया है। ये क्या हुआ? 24 लाख का पैकेज, 2 लाख रुपए आना चाहिए महीने का, आ रहा है सर 1.5 लाख, कहाँ गया बीच में? कहाँ गया बीच में? सर इस कांसेप्ट को बोला जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सरकार समझ रही है, सुनना सरकार समझ रही है। सर चिरायु की मान लो 24 लाख की इनकम है। प्रीवियस ईयर 24-25 में उसने अर्न की, 24-25 में उसने 24 लाख की इनकम अर्न की। सर इसका टैक्स कब भरेगा? वो असेसमेंट ईयर में भरेगा ना टैक्स, असेसमेंट ईयर में भरेगा ना। 24 साल मान लो 24 लाख की इनकम है। सर इस 24 लाख की इनकम पे फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इतना मानो कि लगभग-लगभग ना 6 लाख का टैक्स आएगा। 6 लाख का टैक्स लगभग-लगभग आएगा, मोटा-मोटा मानो। असेसमेंट ईयर में जब अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करेगा, सर रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करेगा या इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर जो भी बोलो सर, फर्निश करेगा अपना, 6 लाख का टैक्स भरेगा वो। अब एक बात बताओ सर, चिरायु की सैलरी कितनी है? सर 2 लाख रुपए महीने की। कायदे से सरकारी नज़रों में 2 लाख रुपए पर महीना है। सर आखिरी में जब उससे तुम बोलोगे कि 6 लाख का टैक्स भरो, कहाँ से भरेगा चिरायु? कहाँ से भरेगा? 24 लाख की सैलरी है, सरकार की नज़र में 24 लाख ही है। लेकिन सर चिरायु जब टैक्स भरने गया तो 6 लाख का तो टैक्स लग रहा है उसके ऊपर। सर 1 महीने की सैलरी जब उसकी 2 लाख रुपए, तो सरकार चिरायु कहाँ से टैक्स भरेगा? तो सरकार क्या बोलती है पता? सरकार क्या बोलती है पता? कंपनी को बोलती है सर, कंपनी, ओ कंपनी जो चिरायु को सैलरी दे रही है ना सर, कंपनी, और ये चिरायु, कंपनी जब भी तुम इसको हर महीने की सैलरी दोगे ना, हर मंथ की, तो 2 लाख की सैलरी, इसमें से कुछ टैक्स अभी ही काट लो। इसमें से कुछ टैक्स अभी काट लो। सर कितना टैक्स काटने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 का टैक्स काटेगी सरकार, और कंपनी काटेगी और क्या करेगी, 1.5 लाख ही चिरायु को देगी, और ये जो 50,000 काटा है ना सर, ये डिपॉज़िट करवाएगी किसको? सरकार को डिपॉज़िट करवाएगी। सर ये जो 50,000 काटा है, इसको क्या बोला जाता है? टीडीएस। टीडीएस म्हणजे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ये किसको डिपॉज़िट करवाएगी? गवर्नमेंट को। ऐसे करते-करते सर हर महीने चिरायु के पास कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। सर चिरायु को रिसीव कितना हो गया? 1.5 लाख इंटू सर 12 मंथ्स का रिसीव हुआ सैलरी, 18 लाख रिसीव हुआ। सर चिरायु का 6 लाख रुपए कहाँ गया? सर सरकार के पास गया। अब सर चिरायु जब अपना रिटर्न फर्निश करने जा रहा है ना, रिटर्न फर्निश करने, सर इनकम तो उसकी बोलेंगे 24 लाख रुपए की है। सर 24 लाख की इनकम पे टैक्स कितना बन रहा है? सर 6 लाख का टैक्स बन रहा है। सर 6 लाख का टैक्स, जब 6 लाख का टैक्स निकाला जाएगा, तो सरकार बोलेगी तुम्हारा 6 लाख तो हमारे पास ऑलरेडी डिपॉज़िटेड है ना, तो ठीक है, अब टैक्स कुछ भी मत भरो, तुम्हारा टैक्स हम इनकम को ऑलरेडी टैक्स मानेंगे। तुम्हारा टैक्स हमारे पास डिपॉज़िट है, अब कुछ मत भरो, बस रिटर्न फाइल कर दो। यानी सर, अगर बॉटम लाइन समझूँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? सर पेमेंट करने वाले के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ डाली। सर क्या ज़िम्मेदारी डाली? कि जब भी तुम पेमेंट करोगे ना, कुछ हिस्सा काट के पेमेंट करो, ताकि सामने वाले के ऊपर टैक्स बर्डन रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे नहीं आए। सामने वाले के सर पे टैक्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले साल में नहीं आ जाए। सर एक बार में अगर चिरायु से 6 लाख का टैक्स माँगूँगा, तो सही में देश छोड़ के चला जाएगा। तो फॉर दैट मैटर ना, अगले साल में चिरायु के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आए, इसलिए सर इस साल में ही उसका कुछ-कुछ हिस्सा, कुछ-कुछ हिस्सा, कुछ-कुछ हिस्सा सर काट के चिरायु को पेमेंट करो अभी। सर इस कांसेप्ट को बोला जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर क्या सिर्फ सैलरी पे काटा जाता है? सर सिर्फ सैलरी पे नहीं, सर अगर कोई कंपनी, सर कोई भी पर्सन सर अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है,
इंटरेस्ट पे भी टीडीएस काटना पड़ता है। यानी सर अगर कंपनी चिरायु को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो उसपे भी सर टीडीएस काटना पड़ेगा। सर किस रेट से काटना पड़ेगा? पूरा चैप्टर है अपने पास। तो सैलरी पे कितना टीडीएस काटेगी कंपनी? सर पूरा चैप्टर है। सर कितना टीडीएस काटना है? उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। लेकिन वर्ड आपके मन में आना चाहिए सर टीडीएस मतलब क्या? जब कभी भी कोई पेमेंट करेगा ना और सर वो पेमेंट स्पेसिफाइड पेमेंट है, तो कुछ हिस्सा काटेगा पेमेंट का और सरकार को डिपॉज़िट करवाएगा। For me, when I studied CA intermediate, it was very difficult for me to digest this topic. सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मेरा पैसा कोई काट के रख सकता है? सर मैं सरकार को टैक्स भरूँगा ना, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जब रिटर्न फाइलिंग पे टैक्स भरना है तो मैं अपनी जेब से भरूँगा, मेरी मर्ज़ी। आप मेरा टैक्स अभी क्यों काट रहे हो? इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट क्योंकि सरकार ऐसा भी कर सकती है, बट करती है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आप आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देने जाओगे ना, लोग पूछेंगे कि सीए फर्म में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो अगर सीए फर्म में जॉब करने के बाद जितनी सैलरी मिल रही है उसमें टीडीएस कितना कटेगा? पूछते हैं लोग ये। फॉर मी इट वाज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इसलिए मुझे लगता है ना कि जो चीज़ मुश्किल नहीं है ये, अगर आप समझोगे ना तो ये मुश्किल नहीं है, बट डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है कि यार ऐसा भी होता है वर्ल्ड में। सर टीडीएस किस पे कटता है? टीडीएस इज़ डिडक्टेड या यूँ बोलो टैक्स इज़ डिडक्टेड ऑन स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शंस। स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शंस कौन से हैं? तो सेक्शन 192 से लेके 195 तक 3 सेक्शंस में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन दे रखे हैं। सर हर ट्रांज़ैक्शन पे टीडीएस काटना पड़ता है। सर कितना-कितना काटना पड़ता है? कब-कब काटना पड़ता है? कब डिपॉज़िट करवाना पड़ता है? सर वो सब चीज़ें हम लोग टीडीएस वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। सर टीडीएस एक अकेला मात्र अपने आप में एक चैप्टर जो एग्ज़ाम में श्योर शॉट 8 से 10 नंबर का पूछता है वो। 8 नंबर का टीडीएस आपको दिखेगा ही दिखेगा पेपर में। तो ये टॉपिक में अपना टाइम जब देना है तब देंगे। अभी आपको ये डाइजेस्ट करना है कि टीडीएस एक टर्म होती है। टीडीएस क्या होता है सर जब भी कोई पर्सन पेमेंट कर रहा है तो डिडक्ट करता है। सर इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं। एक होता है सर पेमेंट मेकर इसको सर और भी क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं पेयर, इसको एक और टर्म बोला जाता है सर डिडक्टर। हमारे केस में कौन था सर कंपनी थी वो। और यहाँ होता है सर पेमेंट रेसिपिएंट। हमारे केस में पेमेंट रेसिपिएंट कौन था? सर मतलब 6 लाख वापस मिलेगा क्या असेसमेंट ईयर में? वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वापस नहीं मिलेगा। आपको टैक्स तो भरना था ना 6 लाख का, तो सरकार बोलेगी कि थोड़ा-थोड़ा मेरे को मिल गया ना, अब तुम वापस टैक्स मत भरो। टैक्स हमको मिल चुका है तुम्हारा। 24 लाख की इनकम थी ना, उस इनकम पे टैक्स टोटल कैलकुलेशन किया जाएगा और टैक्स कैलकुलेशन में देखेगी कि तुम्हारा टैक्स बन कितना रहा है और तुम्हारा टैक्स मिल कितना गया अपने को। सर जो एक्स्ट्रा पे कर दिया है ना, वो मिल जाएगा, जो कम पे किया वो और पे करना पड़ेगा। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, उसमें समझ में आएगा। 1 सेकंड रुकना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। सर पेमेंट रेसिपिएंट हो गया, रेसिपिएंट हमारे केस में कौन था? सर चिरायु था। सर चिरायु की को क्या बोलेंगे सर एक टर्म होती है सर पेयी, जिसको पेमेंट मिल रहा है सर वो पेयी बन जाता है और सर एक चिरायु का क्योंकि टीडीएस डिडक्ट किया गया तो इसको बोलते हैं डिडक्टी। सर ये कुछ टर्म्स रहती हैं जो आपके सामने रिपीटेडली मिलेंगी आपको। सर बस आपको याद क्या रखना है, एक टीडीएस जब भी पेमेंट करेगी, कोई भी सर पेमेंट कर रहा होता है ना, तो टीडीएस काट के पेमेंट कर रहा है। सर डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करता है और डिडक्टी जिसका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। बस आपको ये 2-3 टर्म्स याद रखनी है। कौन सी टर्म्स? एक सर टीडीएस, एक सर डिडक्टर और एक सर डिडक्टी। 3 टर्म्स आपको याद रखनी है। ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है। परफेक्ट, ठीक है? ओके, ओके, ओके। सर होता क्या युक्ति के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। युक्ति ने मेरे से बोला, "सर चिरायु की सैलरी तो 24 लाख है। सर लेकिन उसको मिल तो 18 लाख ही रहा है। सर उसकी सैलरी कितनी मानी जाएगी?" राइट आंसर है सर जितना पैकेज है उतनी ही मानी जाएगी। सरकार 24 लाख ही मानेगी। सर हाथ में जितना मिल रहा है उससे सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार को इससे फ़र्क पड़ता है कंपनी कितना दे रही है। कंपनी 24 लाख दे रही है ना, कंपनी सरकार 24 लाख पे टैक्स लगाएगी। सर इस 24 लाख पे मान लो टैक्स बनता है कितना? फॉर एग्ज़ाम्पल 8 लाख का टैक्स बन जाता है। बनेगा क्या? राइट आंसर इज़ मान लो 8 लाख का बन जाता है टैक्स। सर कंपनी ने टीडीएस कितना डिडक्ट कर दिया? सर किसी कारण से कंपनी ने कम टीडीएस डिडक्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लाख का टीडीएस डिडक्ट किया सर चिरायु का। यानी सर चिरायु को मिला तो 8 18 लाख ही है। सर टीडीएस डिडक्ट कितना हुआ? 6 लाख रुपए डिडक्ट हुआ। सर लेकिन सर चिरायु की टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल रही है? सर टैक्स लायबिलिटी में निकल रही है 8 लाख की। फॉर द टाइम बीइंग मानो 8 लाख की टैक्स लायबिलिटी निकल रही है। सर जब रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न फाइल करते टाइम कैसे निकलेगा? रिटर्न फाइल करते टाइम सर चिरायु की सैलरी की इनकम पकड़ी 24 लाख रुपए। सर फॉर द टाइम बीइंग मानो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है।
कोई अदर सोर्सेज़ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, 24 लाख की हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है, 24 लाख की। इसमें से सर कुछ डिडक्शंस भी नहीं है, सर नेट टोटल इनकम हो गई अपनी कितनी? नेट टोटल इनकम भी 24 लाख ही हो गई। सर इस पे टैक्स निकालेंगे हम, जो भी हम टैक्स रेट्स कल के दिन में पढ़ने वाले हैं सर, उसी के हिसाब से टैक्स निकालेंगे। टैक्स ऑन 24 लाख सर 8 लाख का टैक्स निकल रहा है, एग्ज़ाम्पल ठीक है, हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कम, अभी 8 लाख का टैक्स निकला। सर माइनस करेंगे लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड। सर ऑलरेडी डिडक्टेड टैक्स कितना है चिरायू का? या यूँ बोलो टीडीएस 6 लाख डिडक्ट हो चुका है, अब चिरायू को सिर्फ 4 2 लाख भरना पड़ेगा। चिरायू को सिर्फ 2 लाख भरना पड़ेगा। दिस इज़ सिंपलर पॉइंट कि 2 लाख रुपए सिर्फ भरना पड़ रहा है ना, नहीं तो 8 लाख रुपए चिरायू कहाँ से लाता? 8 लाख रुपए चिरायू कहाँ से लाता? तो इसीलिए सर कभी भी कोई भी अगर पेमेंट करने वाला है ना, वो ऐसा पेमेंट कर रहा है जो सर सेक्शन 192 से लेके 195 में कवर हो रहा है, उस पेमेंट करते टाइम पेयर जो है ना, डिडक्टर जो है ना टीडीएस डिडक्ट करेगा सामने वाले का और सरकार को डिपॉज़िट करवा देगा ताकि सामने वाले के सर पे एक बार में टैक्स भरने की लायबिलिटी नहीं आए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्या ये टीडीएस वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि सर टीडीएस होता क्या है? सर डिडक्टर कौन होता है? डिडक्टी कौन होता है? और सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपके टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस सर समझ में आ गया। क्योंकि एग्ज़ाम्पल समझ में आया कि कितना हो रहा है। सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही टीडीएस डिडक्टेड अगर कितना हो जाता? टीडीएस डिडक्टेड अगर मान लो कंपनी 10 लाख टीडीएस डिडक्ट कर देती। 8 6 लाख के बदले 10 लाख डिडक्ट करती है, 2 लाख रुपए चिरायू का रिसीवेबल आ जाता। चिरायू को ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स कट गया, तो इतने का इसको रिफंड मिल जाता। रिफंड एज़ इन कंपनी वापस करती है, सरकार वापस करती है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा डिडक्टेड है तो इतना वापस कर देगी सरकार। परफेक्ट है, अपने को सब समझ में आ गया। चिरायू बी लाइक 24 लाख की इनकम में से 10 लाख तो सरकार लेके चली गई। तो बिलीव मी और नॉट अगर आप साल में 12 महीने काम कर रहे हो ना, तो 4 महीने सरकार के लिए काम करते हो। ऑलमोस्ट 30% टाइम जो आप काम करते हो ना, सरकार के लिए काम करते हो, सरकार पैसे लेके चली जाती है। सरकार आपकी 3 महीने की सैलरी ज़रूर लेके जाती है, ये बात मानो। आज अगर आप 25 लाख का पैकेज कमाओगे ना, आई एम टेलिंग यू वन एग्जांपल, आई वाज़ डीलिंग वन ऑफ द क्लाइंट, मेरा खुद का क्लाइंट है वो। उसकी सैलरी इनकम कितनी है? सैलरी इनकम है सर 30 लाख रुपीज़ की सैलरी है उसकी। ही इज़ वर्किंग इन ओला, ओला इलेक्ट्रिक। कैन यू इमेजिन कोई गेस कर सकता है उसका पर मंथ कितना आता होगा? कैन यू कोई गेस कर सकता है सर पर मंथ कितना आता होगा उसका? पर मंथ सैलरी उसके हाथ में कितनी आती होगी? तो 30 लाख पर एनम सैलरी है। गेस कर सकता है कितना आता होगा पर मंथ? सनी सेड 2,50,000 ठीक है, और कोई? 1.5 समथिंग ठीक है, चिरायु और कोई? सर उनके हाथ में सैलरी बता रहा हूँ, इन हैंड सैलरी सर 1,67,500 रुपीज़ की सैलरी आई। सर दुनिया को दिखाने के लिए जब वो घर में बताया था ना उन्होंने कि सर उन्होंने अपने घर में भैया ने बताया था 30 लाख का पैकेज लगा है। घर वालों के दिमाग में क्या इमेज बन गई? लैक्स ओह हो जिया 2.5 लैक्स ठीक है। तो जो घर वालों के दिमाग में क्या इमेज बनी 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इमेज में तो दिमाग में तो ये आता है कि 30 लाख की सैलरी है, 2.5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सर इस 2.5 लाख से काट-कूट के सर 1,60,000 रुपीज़ ही उनको हाथ में मिलता है आज की डेट में। बाकी कहाँ गया? बाकी गया सरकार के जेब में। सर क्या सच्ची में इतना टैक्स होता है? इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है अपने को टैक्स। इनके केस में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। इसका भी कारण मैं आपको बाद में बताऊँगा। हमारे करिकुलम का पूरा पार्ट है ये। लेकिन दिस इज़ हाउ थिंग्स गो कि आपका जो पैकेज होता है ना, जो पैकेज कंपनी के लिए होता है ना, कंपनी जो आपको पैकेज देती है वर्सेस जो आपको हाथ में सैलरी आती है ना, उसमें छोटा-सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंसेस का कारण होता है, मेजर कारण होता है सर जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं। वो सरकार जो पेमेंट करेगी ना, वो टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करती है। परफेक्ट बात हो गई। मेरे अकॉर्डिंग ना डेफिनिशंस आपके लिए इतनी जानना सफिशिएंट थी। इतनी डेफिनिशंस के कारण ना हम अपने अगले टॉपिक पे घुस सकते हैं। सर अगले टॉपिक को आज कराऊँ, कल कराऊँ? मैं कल ही कराने वाला हूँ। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उस क्वेश्चन के सॉल्व करने के फॉर्मेट को पकड़ लो। सर समझना फॉर्मेट कैसे सॉल्व किया जाता है? सर हमेशा आप क्या लिखोगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।
ऐसा लिखोगे। सर टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम क्या होता है? सर सारी की सारी इनकम। टोटल इनकम यानी सारी इनकम मिला के जो इनकम होती है टोटल इनकम होती है। सर टोटल इनकम कभी भी लिखा हो तो टोटल इनकम का मतलब होता है सर नेट टोटल इनकम। आफ्टर डिडक्शंस नेट टोटल इनकम होती है। सर एंड लिखोगे आप टैक्स पेबल। कभी भी क्वेश्चन आए ना आपके सामने ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है? टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर चिरायू। क्या लिखा अब तक मैंने? सर टोटल इनकम निकालना, टोटल इनकम लिखा मैंने, टैक्स पेबल लिखा और एसएससी का नाम लिखा। एसएससी यानी जिसका इनकम पे टैक्स लग रहा है, एसएससी का नाम लिखा। सर बगल में प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। यानी सर जिस साल की इनकम कमा रहे हो सर वो भी लिखना पड़ेगा, जिस साल में आप टैक्स भर रहे हो सर वो भी लिखना पड़ेगा। सर ये आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो, ठीक है? सर इसके बाद आप क्या बनाओगे? छोटी सी टेबल बनाते हैं। सर टेबल में लाइन वाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सर यहाँ पे क्या जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरीज 24 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कुछ नहीं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कुछ नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द टाइम बिंग मानो कुछ नहीं। जो टोटल आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम यानी सारी इनकम को ग्रॉसली ऐड कर देना, इस पे से माइनस करोगे लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस पूरा चैप्टर है, क्या डिडक्शंस माइनस होंगे चर्चा कर लेंगे। जो बचता है सर इसको बोलते हैं नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम आ गई, नेट टोटल इनकम आ गई। नेट टोटल इनकम निकालेंगे 24 लाख। इस नेट टोटल इनकम का क्या करते हैं सर? इस पे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल। नेट टोटल इनकम को ही टोटल इनकम बोलते हैं। कभी भी अगर टोटल इनकम आ रही है तो नेट टोटल इनकम ही मानना है उसको। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस पेबल, जो भी टैक्सेस पेबल निकलते हैं सर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 6 लाख की टैक्सेस पेबल निकल रहा है। सर जितना भी टैक्स पेबल आ गए ना सर उसमें आप क्या माइनस करोगे? सर लेस करोगे आप जितना। सर आपका टीडीएस डिडक्टेड है, सर टीडीएस डिडक्टेड है 6 लाख रुपए, माइनस करोगे। सर जो बैलेंस बच जाता है वो टैक्स पेबल हो जाता है या रिसीवेबल हो जाता है। बैलेंस टैक्स पेबल और रिफंड रिसीवेबल, ये हमारा बन जाता है फॉर्मेट। सर लिखना था क्या इस फॉर्मेट को? एक बार वापस बुक पे आ जाओ, बुक पे आ जाओ। तुम्हारे लिए मैंने फॉर्मेट बुक में दे रखा है। कंप्यूट दी टोटल इनकम निकालने के लिए सर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो फॉर्मेट आपको मैंने बताया अभी, इससे क्लबिंग को भी ऐड कर देंगे, सेट ऑफ को भी ऐड कर देंगे, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। इसमें डिडक्शंस माइनस करेंगे, इसमें नेट टोटल इनकम आ जाएगी। इसमें टैक्स निकालोगे, जो सरचार्ज एजुकेशन जैसे सर क्या होता है ये भी बताऊंगा बाद में। सर इससे टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इसमें जो भी टीडीएस है माइनस कर दोगे। एडवांस टैक्स क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। रिलीफ क्या होती है बाद में पढ़ेंगे। नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल जो आ जाता है ये करेंगे। सर इसको हमेशा नियरेस्ट 10 में करते हैं, यानी सर 1 रुपया अगर टैक्स पेबल आ रहा है तो उसको नियरेस्ट 10 में ले जाके या तो नीचे वाले लेवल पे ले जाओगे या तो ऊपर वाले लेवल पे। यानी सर फॉर एग्जांपल टैक्स पेबल 8,000 1 रुपया आ रहा है तो आप 8,000 बोल दोगे। या सर 8,009 रुपया आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 8,010 रुपये टैक्स बन जाएगा। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दी, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। सर ये फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट। सर क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में 1 मिनट चर्चा कर रहा हूँ, देन आई विल एंड दिस क्लास। सर क्योंकि जो आपका सी इंटर का पेपर होता है, सी इंटर पेपर 3 पार्ट 1 इनकम टैक्स, सर 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स से 15 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू 35 मार्क्स का जो अपना सॉल्व करना होता है। 35 मार्क्स में ना अपने क्या क्वेश्चन आते हैं? सर पहला क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का, और सर बाकी 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का।
सर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है टोटल इनकम कैलकुलेट करने का, टोटल इनकम एंड टैक्स निकालने का। यानी सर पूरे इनकम टैक्स में जो भी आप पढ़ोगे डे फर्स्ट से लेके लास्ट डेट तक, उस सबको खिचड़ा बना के एक पर्सन की लायबिलिटी दे देगा। सर इस पर्सन की सैलरी इनकम इतनी है, इस पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इतनी है, इस पर्सन की कैपिटल गेन की इनकम इतनी है, इस पर्सन की बिजनेस इनकम इतनी है। सब मिला के टैक्स टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो। ऐसा 15 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आपके सामने आता है। और बैलेंस बचे हुए 3 क्वेश्चंस में से आपको कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको कितना 35 मार्क्स यहाँ से आ जाता है और 15 मार्क्स यहाँ से आता है। ऐसे आपका इनकम टैक्स का करिकुलम कंप्लीट होता है। ठीक हो गई बात? ठीक है? हेवी हो गया क्या आज का सेशन? एक बार जल्दी से रिविज़िट करते हैं ना आज के सेशन में, कल जो पढ़ा उसको भी एक बार रिविज़िट करते हैं। एक बार जल्दी से रिविज़िट करते हैं सेशन को, क्या पढ़ा था आज के दिन में हमने? हमने कल चालू की थी इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स एक्ट में डिफरेंस। सर कभी भी एक्ट में रूल्स को जोड़ दो, रेगुलेशंस को जोड़ दो, सर्कुलर नोटिफिकेशंस और जजमेंट्स को जोड़ दो। सर इन सबको मिला के बोलते हैं लॉ। उसके अलावा सर हमने साइटेशन पढ़ा था, साइटेशन बोले तो सेक्शन के बगल में जो नंबर होता है वो सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर होता है, उसके बगल में जो होता है वो क्लॉज़ सब सेक्शन होता है, उसके बगल में क्लॉज़, उसके बगल में सब क्लॉज़। सेक्शन 2 और सेक्शन 10 में एक्सेप्शन होता है। उसके बाद सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी सर क्या? सर हमने फाइनेंस एक्ट के बारे में पढ़ा था। सर 2 फाइनेंस एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल है। फिर हमने बात की थी सर अगर सरकार को टैक्स लगाना है, सरकार को टैक्स लगाने के लिए सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के तहत पावर है। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है इनकम पे और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है एग्रीकल्चर पे। सर एग्रीकल्चर पे कोई भी टैक्स अपने पास फिलहाल नहीं है। उसके बाद सर हम आए थे किसमें? सर हम आए थे डेफिनिशन में पर्सन की। सर इनकम टैक्स किसको-किसको पर्सन मानती है? सर कोई इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, कोई एसोसिएशन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, सर कोई कंपनी है, कोई फर्म है, सर कोई कोऑपरेटिव है या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। सर इन सबको पर्सन मानती है और सर इन पर्सन के ऊपर सर कभी भी कोई पर्सन के ऊपर अगर टैक्स भरने की लायबिलिटी आती है, तो उसको एसएससी बोल देते हैं। इनकम टैक्स में वाइडली वर्ड यूज़ एसएससी होता है यानी पर्सन पे लायबल टू पे टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज़ एसएससी। बस सर आते हैं टर्म प्रीवियस ईयर की। सर प्रीवियस ईयर मतलब सर प्रीवियस ईयर होता है जिस साल में आप इनकम अर्न कर देते हो। और सर असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल में आप टैक्स भर देते हो। तो जिस साल में प्रीवियस ईयर होता है उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट ईयर आ जाता है। लेकिन सर 5 ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो उसी साल में आपको टैक्स भरना पड़ता है। सर कौन से 5 केसेस होते हैं? सर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंडिया में कोई शिपिंग बिज़नेस शिपिंग कम शिप आ रही है और बाहर जा रही है, उस साल में शिप की इनकम पे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है और बिना किसी वापस आने की इंटेंशन से जा रहा है, उस साल में आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ जाएगा। सर कोई डिसकंटिन्यूड बिज़नेस है, कोई एओपी, बीओआई सर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनी हुई है और वो पर्पज़ कंप्लीट हो गया, उस केस में भी प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ेगा और लास्ट ईयर क्या होता है, सर लास्ट में होता है अगर कोई पर्सन एसेट ट्रांसफर करता है सर रेवेन्यू को डिफरॉड करने के लिए, उस केस में भी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ जाता है। ये बात हो गई हमारी प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की। उसके बाद सर हमने बात की थी रिटर्न ऑफ इनकम की। सर आप जितना भी साल भर में कमा रहे हो, वो सारा लेखा-जोखा आपको सरकार को देना पड़ता है। इनकम कमाई प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में सर जिस साल में आप टैक्स भरते हो उस साल में ही आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देते हो। सर हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए अलग-अलग फॉर्म्स नोटिफाइड है। सर वो फॉर्म्स आपके सिलेबस में नहीं है। सर जैसे ही आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो, सर कुछ सिलेक्टेड केसेस में डिपार्टमेंट जाँच करता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है या जो आपने इनकम बता रखी है, वो सही है कि गलत है। सर रिटर्न फाइल करो या ना करो डिपार्टमेंट आपके बारे में जाँच कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड नथिंग बट असेसमेंट ऑफ रिटर्न या असेसमेंट ऑफ इनकम। सर असेसमेंट करता कौन है? असेसमेंट करता कौन है? अपना असेसिंग ऑफिसर यानी सरकारी अधिकारी करता है। तो उसके बाद हमने पढ़ी थी टर्म टीडीएस के बारे में। सर कभी भी कोई पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है, यानी कोई भी पेयर पेमेंट कर रहा है, अगर वो पेमेंट स्पेसिफाइड कैटेगरी में फ़ॉल करता है, तो कुछ हिस्सा काटेगा और सरकार को पेमेंट करेगा, सरकार को डिपॉज़िट करवा देगा। सर जो काट रहा है उसको बोला जाता है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर क्या टर्म्स पढ़ी? जो पेमेंट काट रहा है उसको बोला जाता है टीडीएस। सर जो पर्सन पेमेंट काट रहा है उसको बोला जाता है डिडक्टर या पेमेंट करने वाला पेयर और जिस पर्सन को पेमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है पेयी या फिर डिडक्टी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने सिर्फ फॉर्मेट पढ़ा था क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मेट कैसा होता है। फिर हमने बात की क्या एग्ज़ाम में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेशन का जिसमें सारे चैप्टर्स का कंपाइलेशन होता है। इसके लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। दिस वाज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ सेशन। कल के दिन में हम टैक्स रेट सीखेंगे कि टैक्स लगता किस रेट से है। क्या सर पहले दिन में ही टैक्स पढ़ा दोगे? इट इज़ एज़ गुड एज़ पहला लेक्चर ही। ठीक है, अभी तक हमारा बेसिक्स ही चल रहा है। अभी तक बिल्कुल बेसिक्स चल रहा है। क्या आज के दिन हेवी लगी? आज के दिन का रिव्यू कैसा था? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कोई डाउट है तो आई एम हियर। बाकी आज का सेशन मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो बताना। बताना सेशन कैसा लगा? अगर पॉजिटिव रिव्यू है तो भी बताना। अगर कोई नेगेटिव रिव्यू है, कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, आई एम हियर टू सी फॉर 2 मिनट्स।
बाकी दैट ऑल डन फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं कल के दिन में सेम एनर्जी, सेम एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म के साथ। आई एम हियर टू जस्ट सी योर कमेंट्स विद आउट उसके लिए बैठा हूँ, अदरवाइज़ आज का सेशन ओवर है। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। नो डाउट सर। चलो बढ़िया युक्ति। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनकम टैक्स में, वो बताना थोड़ा-सा? नो डाउट सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नो डाउट सर, परफेक्ट। चलो ठीक है, एवरीबॉडी फील्स लाइक कि अब सर आज बहुत हो गया, आज के दिन में अब घर जाना है। तो चलो घर में ही बैठे होंगे नो डाउट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं कल के दिन में सेम एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज़्म के साथ। लव यू ऑल।